CH6 रुद्राक्ष की हैवानियत, ख्वाहिश के आंसू, रुद्राक्ष की धमकी ख्वाहिश को। कुछ वक्त बाद ख्वाहिश बाथरूम से बाहर आती है। उसने एक टी-शर्ट और नीचे पजामा पहना हुआ था और इस वक्त वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और रुद्राक्ष के प्यार की वजह से पहले से ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी लग रही थी। वह अपना सर हल्का सा बाहर निकाल कर देखती है कि कहीं रुद्राक्ष रूम में तो नहीं है। वो अभी लेफ्ट साइड देख रही थी और रुद्राक्ष उसके पीछे राइट साइड में खड़ा था। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के अपनी भारी आवाज में बोला, कोई है तो नहीं ना? ख्वाहिश अपना सरना में हिलाकर बोली, नहीं, लगता है वो राक्षस चला गया। अपने लिए राक्षस सुनकर रुद्राक्ष का चेहरा सख्त हो जाता है। वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर वही बाथरूम की दीवार से चिपका देता है और उसके सिर के आसपास अपने दोनों हाथ रख देता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और रुद्राक्ष की गहरी आंखों को देखकर उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ जाती है। रुद्राक्ष उसकी गर्दन को पकड़कर उसके होठों के बिल्कुल करीब जाकर बोला, तुम अपना ये बड़बोलापन कभी बंद नहीं कर सकती है ना? फिर चाहे मैं तुम्हें कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे दूं। उसकी बात का ख्वाहिश कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसू रुद्राक्ष के हाथों पर गिर जाते हैं। वह उसे रोता देखता है। उसकी आंसुओं को देखकर रुद्राक्ष के फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह ख्वाहिश के होठों को बुरी तरह से अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला, आंसुओं को बचाकर रखो, अभी तो इन्हें और बहना है। ये तो बस शुरुआत है। मेरी जिंदगी में आकर मुझे खुद से ऑब्सेस्ड करके तुम खुश कैसे रह सकती हो? वैसे तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हारी यह आंखें जिनमें से इस मासूमियत को मैं पूरी तरह से छीन लूंगा, और तुम्हारे ये होठ जिन्हें मैं जितना भी चूम लूं मेरा मन ही नहीं भरता। फिर अपनी नज़र ख्वाहिश के शरीर पर घुमाते हुए बोला, तुम पूरी ही कमाल की हो। बस कोई तुम्हें एक नज़र देख भी ले तो तुम्हारे लिए पागल हो जाए, पर मैं तुम्हें कभी किसी और के सामने जाने ही नहीं दूंगा। तुम बस मेरे पास रहोगी, मेरे कमरे में कैद होकर। मैं किसी को वह मौका ही नहीं दूंगा कि वह तुम्हें देखकर अपना मन बहला सके, तुम्हें देखकर पागल हो सके। मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो गया, बस इतना ही बस है और कोई नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की बातें सुनकर ख्वाहिश लिटरली शिवर करने लगी थी, जो चीज़ रुद्राक्ष भी फील कर सकता था। रुद्राक्ष ख्वाहिश की कमर में अपना हाथ डालकर उसकी चेस्ट को अपनी चेस्ट से सटा लेता है और ख्वाहिश के होंठ जो उसके मसलने से बुरी तरह से लाल हो गए थे वह कुछ पर उसके होठों को देखता है। फिर उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है और उसे किस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह ख्वाहिश के होठों को खा ही जाएगा। ख्वाहिश उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, पर जब रुद्राक्ष उसके ऊपर हावी हो रहा था तो वह स्ट्रगल करना बंद कर देती है और रुद्राक्ष को अपनी मनमर्जी करने देती है। करीब 30 मिनट बाद रुद्राक्ष उससे अलग होता है और उसके होठों को अपनी वेट टंग से लिक करते हुए उससे दूर हो जाता है। वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर रूम से बाहर ले जाने लगता है। ख्वाहिशों उसे कुछ नहीं कह रही थी, ना ही रोक रही थी और ना ही कुछ। वह बिना किसी भाव के उसके पीछे जा रही थी। रुद्राक्ष उसे नीचे ले आता है लिविंग रूम में और उसके सामने कुछ पेपर्स रख देता है और ख्वाहिश से बिना किसी भाव के बोला, साइन करो इन पेपर्स पर। ख्वाहिश अपने आंसू साफ करके उस पेपर को पढ़ने लगती है, पर जब उसे पेपर को पढ़ रही थी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वह रुद्राक्ष को देखकर रुंधी हुई आवाज में बोली, तो वह इंसान भी आप ही हैं जो हमारी जमीन के पीछे पड़े हुए थे? क्या हमारे जमीन से आपका मन नहीं भर रहा था जो आप हमारे पीछे भी पड़ गए? रुद्राक्ष अपनी आंखें रोल करके बोरियत से बोला, लिसन, मुझसे यह इमोशनल ड्रामा टॉलरेट नहीं होता, तो तुम प्रैक्टिकल और बिना ड्रामा किया बात करो। और तुम्हें बार बार रोना क्यों आ रहा है? तुम्हें मारा है क्या? मैंने तुम्हें फिजिकल वायलेंस किया? तुम्हारे साथ नहीं ना, तो फिर क्यों रोना आ रहा है? हाँ चलो तुम्हारा सेकंड टाइम था आई गेस, बट इतना भी पेन नहीं हुआ होगा 1 घंटे में जो तुम इतना ड्रामा कर रहे हो, इतना रो रही हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वहां पर श्री, उसके सारे गार्ड्स और अब तक अर्थ भी आ चुका था। ख्वाहिश अपनी नजरें झुका लेती है। अर्थ ख्वाहिश की हालत देखकर रुद्राक्ष को घूरने लगता था, पर रुद्राक्ष को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह ख्वाहिश है हाथ को पकड़कर बोला, साइन करो जल्दी, मुझे अब ये जमीन भी चाहिए और तुम भी। ख्वाहिश उसके हाथ को झटक कर उसे खुद से दूर धक्का देकर बोली, कभी नहीं, ना ही आपको ये जमीन मिलेगी और ना ही हम। क्यों चाहिए आपको हम आपको? क्योंकि आप रोज हमसे अपनी हवस मिटा सके, पर हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी हवस नहीं मिटा सकते और ना ही हम आपको ये जमीन देंगे, तो प्लीज यहाँ से चले जाए, हम आपसे विनती करते हैं, वरना हमें आपके ऊपर पुलिस केस करना होगा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष पागलों के जैसे हंसने लगता है। उसकी वो हंसी इतनी डरावनी थी कि अर्थ और श्री भी उसे अपने डरी हुई नजरों से देख रहे थे और ख्वाहिश की तो बुरी हालत थी, वह पूरी तरह से कांप रही थी। पहले ही उसने गुस्से में रुद्राक्ष से इतना सब कुछ कह दिया हो, पर अंदर ही अंदर वो बहुत डरी हुई थी। रुद्राक्ष एकदम से अपनी हंसी रोककर ख्वाहिश के बिल्कुल पास जाकर उसके जबड़े को कसकर पकड़कर बोला, तुम्हें क्या लगता है रुद्राक्ष सिंह शेखावत कोई आम इंसान है जिसे तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की धमकी देगी और वह डर जाएगा? बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखता हूँ कि किस पुलिस वाले में इतना दम है कि वह रुद्राक्ष सिंह शेखावत को नजर उठाकर देख भी सके। बुलाओ बुलाओ। आखिर में वह चिल्ला देता है, जिससे ख्वाहिश पूरी काम जाती हैं और अपने कदम पीछे ले लेती हैं। उसे यूं डरता देखकर रुद्राक्ष बोला, क्या हुआ? वॉट हैपन स्वीट हार्ट? डर गई तुम? बस इतनी ही ब्रेवरी थी तुम्हारे अंदर माय स्वीट हार्ट, बट यू नो, तुम चाहे कितनी भी ब्रेव हो या फिर इस दुनिया में कोई भी चाहे कितना ब्रेव क्यों ना हो, पर रहता हूँ रुद्राक्ष सिंह शेखावत की पैरों के नीचे ही है और तुम भी वैसे ही रहोगी। बस देखते जाओ आगे आगे मैं क्या करता हूँ।
रुद्राक्ष अपना फोन में एक लाइव वीडियो ख्वाहिश को दिखाते हुए बोला, ये देखो स्वीट हार्ट, तुम्हारी बहन की जिंदगी और इज्जत मेरे हाथ में है, तुम चाहो तो इसे बचा सकती हो, वरना तुम्हारी जीत के चलते तुम अपनी बहन की इज्जत और जान दोनों खो देगी। ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ में से उसके फोन को छीनकर उस वीडियो को देखने लगते हैं जहां पर कृष्ण को 3-4 गार्डों एक कार में बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। ये देखकर ख्वाहिश बहुत डर जाती है, उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उसके हाथ से रुद्राक्ष का फोन गिर जाता है, पर वह फोन जमीन पर गिरता उसके पहले ही रुद्राक्ष ने उसे कैच कर लिया था। रुद्राक्ष अपने फोन को ठीक से चेक करते हुए बोला, स्टूपिड स्वीटहार्ट, तुम्हें इतना पता नहीं है कि यह फ़ोन कितना एक्सपेंसिव है और साथ साथ मेरे सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट इसमें है। अगर यह टूट जाता तो क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे ऐसा फ़ोन वापस ला दे सको। ख्वाहिश को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रहे थे। रुद्राक्ष ख्वाहिश के दिमाग के साथ खेल रहा था, वो उसे अपनी पूरी तरह से वीक कर देना चाहता था कि आखिर में ख्वाहिश बस रुद्राक्ष की ही बात माने। रुद्राक्ष ख्वाहिश को यूं खोया हुआ देखकर उसके कान के बिल्कुल पास जाकर उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, सोच लो स्वीटहार्ट, देखो तुम्हारा ये ईगो, तुम्हारी जिद और तुम्हारी जमीन तुम्हारी बहन को पूरी तरह से बर्बाद ना कर दे। सोच लो, तुम तो वैसे भी बर्बाद हो ही चुकी हो और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी सेल्फिश रहोगी कि अपनी बहन को भी अपनी तरह बर्बाद होने दो। मैं तो फिर भी एक हूँ, तुम्हारी बहन के पीछे मेरे 4 गार्ड्स हैं और वह आगे में भी छोटी है, सोचो वह तो मर ही जाएगी। ख्वाहिश अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाती है, पर वह थप्पड़ रुद्राक्ष को लगती उसके पहले ही रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए उसकी कमर से लगा देता है और उसको घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, नोट अगेन, बहुत हुआ तुम्हारा, 2 थप्पड़ खा चुका हूं तुम्हारी, और थप्पड़ की बात तुम्हारे साथ क्या हुआ वह भी तुम अच्छे से जानती हो। और अब तो मुझे लगने लगा है कि जैसे तुम मुझे प्लेजर्स लेने के लिए ही मुझे थप्पड़ मारती हो। कहीं ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे जानबूझकर पोक करती हो कि मैं तुम्हारे साथ वह सब करूं क्योंकि तुम खुद से मुझे कहोगी तो तुम्हारी सो कॉल्ड संस्कारी लड़की वाली इमेज खराब हो जाएगी। ख्वाहिश अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, हमारी बहन को छोड़ दीजिए। रुद्राक्ष कुछ देर सोचने का नाटक करते हुए बोला, छोड़ दूंगा, पहले मुझे अपनी जमीन और खुद को मेरे नाम कर दो, फिर छोड़ दूंगा। ख्वाहिश एक गहरी सांस लेकर बोली, हम बहुत जमीन आपका नाम नहीं कर सकते, वह हमारी माँ की आखिरी निशानी है, आप कुछ और ले लीजिए। ठीक है, हम खुद को आपको बेचने के लिए तैयार है, जो आप कहेंगे वह करूंगे, हम अपना स्वाभिमान छोड़कर आपकी नौकरानी तक बनने के लिए तैयार हो, बस हमारी बहन को छोड़ दीजिए, वह बहुत छोटी है, उसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। रुद्राक्ष उसे छोड़ते हुए बोला, तो तुम अपनी जमीन मुझे नहीं दोगी है ना, तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा अपनी जमीन प्यारी है। सोसेट बेचारी तुम्हारे बहन, उसे तो यही लगता है कि तुम्हें वो बहुत प्यारी है, पर अब क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वह अपने गार्डों को कॉल कर देता है और बोला, उस लड़की के साथ तुम लोग जो करना चाहो। नहीं, हम जमीन आपके नाम करने के लिए तैयार है, प्लीज हम वह जमीन आपको दे दूंगी, आप हमारी बहन को छोड़ दीजिए। उनसे कहे कि उसे हाथ भी ना लगाए, प्लीज हम अपनी जमीन आप लोगों को देने दे देंगे, आप हमारी बहन को छोड़ दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ख्वाहिश रुद्राक्ष की बात पूरी होने से पहले ही उसके सामने अपना हाथ जोड़कर बोली। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्राक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। वह कृष्ण को सही सलामत छोड़ने का बोलकर अपना कॉल काट देता है और ख्वाहिश की तरफ देखता है जो अपना सर झुका है, रो रही थी। रुद्राक्ष उसके पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथ से ऊपर करके बोला, देखो स्वीटहार्ट, तुम्हारी जिद अभी कितना बड़ा कांड कर देती, उसका जिम्मेदार मैं नहीं तुम खुद होती। मैं तो पहले ही कहा था शांति से अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, पर नहीं, तुम जैसे ड्रामा से भरे हुए लोगों को जब तक कहानी में ट्विस्ट नहीं आता तब तक मजा नहीं आता। अब चलो अपना ये रोना गाना बंद करो और पेपर्स पर साइन करो जल्दी से, वरना तुम्हारी बहन अभी भी मेरे गार्ड्स के पास ही है। ख्वाहिश जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उन पेपर्स पर साइन कर लेती है। रुद्राक्ष उन पेपर्स को अपने हाथ में लेकर उन्हें देखते हुए बोला, गुड, वेरी गुड, देखो कितना आसान था, फालतू में ही तुमने अपना और मेरा टाइम इतना वेस्ट किया, अगर तुम ये चीज़ पहले कर देती तो हम 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते थे, पर कोई बात नहीं। वह ख्वाहिश की कमर में अपना हाथ डालकर उसे खुद से सटाकर उसके होठों पर पेशन के साथ किस करने लगता है। उसके गार्ड श्री और अर्थ अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़े हो जाते हैं, कोई भी उन दोनों को नहीं देख रहा था और ख्वाहिश भी बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। वह ना ही रुद्राक्ष को रोक रही थी और ना ही उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अब तक यह मालूम हो चुका था कि वह रुद्राक्ष के सामने जितना स्ट्रगल करेंगे रुद्राक्ष से उतना ही स्ट्रगल करने पर मजबूर कर देगा। रुद्राक्ष एक लंबी किस के बाद उससे अलग हो जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है जो रोने के कारण पूरा लाल हो गया था। उसकी आंखें और उसके गाल सूजे हुए थे और रुद्राक्ष के बार बार किस करने की वजह से उसके होंठ और सूज गए थे। रुद्राक्ष को वह इस वक्त और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। रुद्राक्ष उसके चेहरे को अपने हाथ से साफ करके बोला, आज रात के लिए अपने बाबा और अपनी प्यारी सी बहन के साथ रह लो, बाकी मैं कल वापस दिल्ली जा रहा हूं और मेरा ये ऑर्डर है कि मेरा से टॉय भी मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा, इसलिए आज की रात तुम रह लो, कल से तुम्हें रात दिन मेरे साथ ही रहना है और इस बात से तुम डिनाई नहीं कर सकती, वरना अपने आप को और अपनी बहन को जलील होते हुए देखने को तैयार रहना। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है और वहां से बाहर चला जाता है।
अब घर पर सिर्फ ख्वाहिश अकेली थी। उसे बहुत रोना आ रहा था अपनी हालत पर। वह वही लिविंग में बैठे ज़मीन पर बैठी बैठी रोने लगती है। उसकी ज़िंदगी उस रात के बाद कितनी भयानक तरह से बदल गई थी, वह ये सोचते हुए और ज़्यादा रो रही थी, पर उसे इस वक्त संभालने के लिए कोई नहीं था। दूसरी तरफ कार में अर्थ बुरी तरह से रुद्राक्ष को घूर रहा था। रुद्राक्ष को उसके ऐसे घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब अर्थ से रहा नहीं जाता तो वह रुद्राक्ष के लैपटॉप को बंद करके उसके ऊपर दहाड़ते हुए बोला, रुद्राक्ष तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी लड़की के साथ? तुम उसे अपने प्लेसेस के लिए अपने साथ रखना। तुम्हें शर्म नहीं आ रही खुद के ऊपर? अगर अंकल को ये बात पता चली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुमने सोचा है कभी? पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता था क्योंकि तुम कभी किसी के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं करते थे, पर आज जो तुमने किया, इट्स ए काइंड ऑफ रेप। तुम किसी लड़की के साथ को फोर्स नहीं कर सकते अपने साथ प्लेजर्स लेने के लिए। दैट्स इनफ अर्थ, इनफ इज़ इनफ। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए अब तक ये सारी बातें कहने के बाद भी तुम जिंदा हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि रुद्राक्ष सिंह शेखावत अपने सामने उठी हुई ऊंची आवाज़ किस तरह से बंद करता है, इसलिए मुझे अपने साथ सख्त होने पर मजबूर मत करो। रुद्राक्ष गुस्से से बोला। अर्थ एक गहरी सांस लेकर बोला, रुद्राक्ष हर किसी का पास बुरा होता है। हर कोई इंसान की लाइफ में कोई एक धोखेबाज निकलता है। बहुत सी औरतें ऐसी है इस दुनिया में, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तू एक औरत की गलती की सजा हर एक लड़की या औरत को देता, फिर इट्स रॉन्ग। तू यह नहीं कर सकता। वह लड़की कितनी मासूम, कितनी भोली है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्ची है। वो अभी मुश्किल से सिर्फ 19 साल की, और तू एक 28 साल का, तो उसका समझ भी रहा है कि वह इस एज में किस मेंटल टॉर्चर से होकर गुजर रही है। अर्थ उसे समझाते हुए बोला, पर रुद्राक्ष को किसी की बातें कहाँ समझ आती थी। वह श्री से बोला, स्टॉप द कार। रुद्राक्ष की एक आवाज़ से ही श्री ने कार रोक दी थी। रुद्राक्ष उस कार से निकलकर दूसरी कार में बैठ जाता है और वह लोग अलग अलग कार में होटल के लिए निकल जाते हैं। अर्थ को बहुत बुरा लग रहा था। वह बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। दूसरी तरफ और रुद्राक्ष का भी यही हाल था। वह अपनी आंखें बंद करे बैठा हुआ था, पर उसकी आंखों के सामने बार बार ख्वाहिश का मासूम सा चेहरा आ रहा था। जब वह रो रही थी, जब वह उसके साथ बेड पर थी, वह एकदम से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह अपने मन में बोला, तुम भी इसी लायक हो। तुम्हें बस दर्द ही मिलना चाहिए, क्योंकि तुम भी मुझे मेरे ख्यालों में, मेरे दिमाग में आकर मुझे डिस्टर्ब करती हो। तुम बस मेरे और अर्थ के सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो। तुमसे अच्छी तो वो बाकी लड़कियां हैं जो यह एडमिट करती है कि वह बस प्लेजेस और पैसे चाहती हैं, दैट्स इट। पर तुम तो वह बात मानने से भी डिनाई कर रही हो। दोपहर का वक्त, कृष्णा अंदर आती है तो देखती है कि ख्वाहिश बाहर ही सोफे से टेक लगाकर जमीन पर ही सो रही थी। वो जल्दी से ख्वाहिश के पास जाकर उसे जगाते हुए बोली, दी आप यहाँ क्यों सो रही है? उठिए। ख्वाहिश जब कृष्ण को देखती है तो उसे कस के अपने गले से लगाकर बोली, बच्चा आप आ गई, तुम ठीक तो हो ना? कृष्ण बोली, हाँ दी हम ठीक है। वो तो एक प्रैंक हो गया, तब हमारे साथ हमारे दोस्त लोगों हमारा झूठा किडनैप करवाने की कोशिश की थी, बस मजाक में। पहले तो हम डर गए थे, पर जब हमें पता चला तो फिर हमें बहुत हंसी आई थी। सच में ये किडनैप वगैरह थोड़ी होता है। और अब आप बताइए यहाँ क्यों सो रही हो आप? ख्वाहिश उसे देख रही थी जो बिल्कुल नॉर्मल थी, तो वो भी उसे कुछ कहना सही नहीं समझती। वो एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं बच्चा, वो बस बैठे थे तो आंख लग गई। चल तू फ्रेश हो जा, हम तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कह रहा था, और हमारे लिए हम भी तो कुछ लगते हैं ना आपके। उस इंसान को देखकर ख्वाहिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वही कृष्ण खुश हो जाती हैं। CH7 रुद्राक्ष की दरिंदगी और धमकियां, एक्सीडेंट, ख्वाहिश का रोना, शिव और ख्वाहिश। गुप्ता निवास। ख्वाहिश अभी भी अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से डोर की तरफ देख रही थी जहां पर एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। कृष्णा खुश होकर बोली, शिव भैया आए ना अंदर, आप वहां पर क्यों खड़े हैं? और दी आपके लिए भी अच्छा सा नाश्ता बनाएगी, आप बस उन्हें बता दीजिए आपको क्या खाना है। शिव अंदर आ जाता है। उसकी नज़रें अभी भी ख्वाहिश के ऊपर है टिकी हुई थी, जो इस वक्त अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी और उसे देख भी नहीं रही थी। वह बिना कुछ बोले वहां से किचन की तरफ चली जाती है। शिव अभी भी उसे ही देख रहा था। कृष्ण शिव के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए बोली, क्या बात है, आपकी तो नजरें ही नहीं है रही है हमारे दी से। उसकी बात सुनकर शिव ब्लश करने लगता है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है छुटकी, हम आपकी दी को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें कितने महीनों से नहीं देखा। वैसे वह पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है ना छुटकी? कृष्ण उसकी हाँ में हाँ मिलकर बोली, हाँ ये बात तो आपकी सही है, दी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है जब से दिल्ली से आए हैं तब से। वह दोनों बातें करने लगते हैं, पर शिव का ध्यान बातें करते हुए भी किचन की तरफ ही था। वह ख्वाहिश को देखना चाह रहा था, पर ख्वाहिश अपने काम में बिजी हो गई थी। कृष्णा उसे बार बार किचन की तरफ देखता हुआ पाकर बोली, शिव भैया आप चाहिए हमारे दी से अकेले में शांति से बात कर लीजिए, ऐसे बार बार किचन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, इससे आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। शिवा बोला, यू आर राइट, हमें ख्वाहिश से वही जाकर बात करनी चाहिए। इतना कहकर वो किचन की तरफ चला जाता है और कृष्णा अपने रूम में चली जाती है। शिव किचन में जाकर कुछ पल ख्वाहिश को देखता है जिसका ध्यान पूरी तरह से अपने खाने बनाने में था। वह जाकर ख्वाहिश के एकदम पीछे खड़ा हो जाता है। उसकी हाइट ज़्यादा थी और ख्वाहिश काफ़ी छोटी थी। शिव ख्वाहिश के कान में बोला, वैसे हमें आलू के पराठे दही के साथ ज़्यादा पसंद है।
ख्वाहिश किसी की आवाज़ सुनकर एकदम से डर कर पीछे मुड़ते हैं तो पाती है कि शिव बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ था। शिव उसकी आंखों में देख रहा था, पर ख्वाहिश ने अपनी नज़रें झुकी हुई थी। उसने अपने और शिव के बीच में जगह रखने के लिए अपना हाथ बीच में रखा हुआ था। उसने शिव को छुआ नहीं था और ना ही शिव ने उसे छुआ था, वो बस उसके करीब खड़ा हुआ था। शिव उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, वैसे अंकल ने आपसे बात तो कर ही ली होगी, जो प्रपोज हमने रखा है हमारी और आपकी शादी के लिए। वह ख्वाहिश अब जाकर अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है तो सिर्फ अपनी आंखों में प्यार लिए उसे ही देख रहा था। वो उसे खुद से दूर करके वापस से चाय बनाते हुए बोली, हाँ बाबा ने हमें बताया उस बारे में बात करें, पर आप जानते हैं ना हमें आप लोग बहुत बड़े हैं और प्लीज़ ख्वाहिश ऐसी बात मत करो। हाँ हमें पता है कि हम खूबसूरती के मामले में तुमसे बहुत कम हैं, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और हम तुम्हारे मुकाबले कुछ नहीं, इसलिए पर तुम बुरा मत मानो, मैं भी बुरा नहीं लगाऊंगा। इनफैक्ट मुझे तो गर्व महसूस होगा कि हमारी बीवी कितनी खूबसूरत है। शिव ख्वाहिश के चेहरे को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश को ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है। वह हल्की हंसी के साथ बोली, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था, आप भी अच्छे दिखते हैं, पर हम कहना चाहते कि आप। शिव उसकी बात को बीच में रोकते हुए बोला, अरे यार ख्वाहिश, प्लीज़ हमें उच्च नीच की वैसे सारी बातें नहीं सुननी है, और हम इन बातों में यकीन भी नहीं रखते। हम तुम्हें पसंद करते हैं बचपन से और यह बात भी तुम्हें भी पता है। हम यहीं पढ़े हैं लखनऊ में 12वीं तक, जबकि हम अब्रॉड जा सकते थे पढ़ने के लिए। इस चक्कर में हमारा और बाबा की लड़ाई भी हो गए हैं। आप जानती हैं हम यहाँ रहे सिर्फ आपके लिए, हम आपके प्यार में कहीं नहीं जा पा रहे हैं, और आप है कि बार बार हमें छोड़कर कहीं और चले जा रहे हैं। हमने स्कूल वक्त में भी आपसे कहा था ना कि हम आपको पसंद करते हैं। लास्ट ईयर 12वीं में भी तो हमने कहा कि हम आपको पसंद करते हैं। हाँ माना हम तुम्हारे सीनियर है, और बाबा की जिद की वजह से ग्रेजुएशन करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, तो क्या हो गया, नाराज है आप हमसे, आपको बुरा लगा, हम गए। हम पक्का प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब प्लीज़ आप हमारी बात समझे और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। ख्वाहिश शिव की आंखों में देख रही थी, जहां उसे अपने लिए प्यार और इज्जत दिख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह अपने मन में बोली, आप बहुत अच्छे हैं शिव, हम आपके लायक नहीं है, आप कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए प्लीज़। पर वो शिव से कुछ नहीं कह पाती। शिव भी आगे कुछ नहीं कहता। ख्वाहिश डाइनिंग पर खाना लगा देती है और कृष्णा को नाश्ता करने के लिए बुला लेती है। शिव भी वही नाश्ते के लिए बैठ जाता है और कृष्णा और ख्वाहिश से बातें कर रहा था। ख्वाहिश उसे कुछ खास रिस्पांस नहीं कर रहे थे, पर कृष्णा उससे अच्छे से बातें कर रही थी, और यह सारी चीज़ कोई था जो अपनी जलती आंखों से देख रहा था। ये रुद्राक्ष था जिसने ख्वाहिश के घर के बाहर अपने 2 बोर्ड्स रखे हुए थे, और वह बता रहे थे कि ख्वाहिश इस वक्त क्या कर रही थी, और वह गार्ड किचन में जो हुआ वह और यहाँ का डाइनिंग का पूरा सीन रुद्राक्ष को लाइव वीडियो पर दिख रहा था। रुद्राक्ष इस वक्त बहुत गुस्से में आ चुका था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी और गुस्से की वजह से उसके हाथ की नसें साफ देखने लगी थी। वो फोन में शिव और ख्वाहिश को घूर रहा था। वो सर्द आवाज में बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया स्वीट हार्ट, जब मैं तुमसे कह दिया कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के करीब जाने की, या किसी और को अपने करीब आने देने की भी। तुम्हें इसके लिए बहुत बुरी पनिशमेंट टॉलरेट करनी पड़ेगी, और यकीन मानो मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाने वाला। माना तुम्हारी शक्ल भोली है, पर तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी नहीं है, और इस लड़के को तो मैं अपने तरीके से देख लूंगा। वो गुस्से से अपना फोन सामने दीवार पर पटक देता है, जिससे वो फोन टूट जाता है। श्री को देखकर सर्द आवाज में बोला, अभी मेरी स्वीट हार्ट के घर जाओ और देखो उसके घर पर कौन लड़का है। मुझे आधे घंटे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे उसके साथ क्या करना है। श्री अपना सर हमें हिलाकर वहां से चला जाता है, और रुद्राक्ष अभी भी बैठा ख्वाहिश के बारे में सोच रहा था। कुछ सोचते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई थी, पर वह क्या करना चाहता है वह बात बस वही जानता है। दूसरी तरफ गुप्ता निवास ख्वाहिश अपने रूम में बैठे शिव और रुद्र के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाते हुए बोली, है माता रानी क्या चाहती है आप हमसे? एक तरफ वह हैवान है जो बस हमें नोचने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ शिव जो इतने अच्छे और इतने रिस्पेक्टफुल है, जो हमसे बचपन से प्यार करते हैं। ये बात जानते हुए भी हम उनसे दूर चले गए। काश हम कभी दिल्ली गए ही ना होते, और ना ही उस इंसान से मिले होते जो हमारी जिंदगी को नर्क बना चुका है। काश कि हम हमेशा से शिव के बनकर रहते। वो रुद्राक्ष नामी राक्षस कभी हमारे जिंदगी में नहीं आता, पर हम क्या करें, अब किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि उस रात जितनी गलती उस इंसान की थी उतनी ही हमारी पुलिस केस भी नहीं कर सकते। वह इंसान इतना पावरफुल है कि वह चुटकियों में सब हैंडल कर लेगा और हमें और बदनाम कर देगा। हम क्या करें माता रानी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही हम उस इंसान के साथ भी तो नहीं जा सकते ना, वह पता नहीं कहाँ ले जाकर हमारे साथ क्या करेगा। हमारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ खराब कर दिया हमने ही खुद अपने हाथों से। हमारा करियर सब कुछ खराब हो जाएगा। बोलते हुए वह रोने लगती है। ऐसे ही रोते रोते उसे नींद आ जाती है। करीब 2 घंटे बाद उसकी नींद दरवाजे की आवाज़ से खुलता है। वह देखी है कि कृष्णा उसके रूम का दरवाजा खटखटा है जा रही थी। वह जल्दी से जाकर डोर खोलती है तो सामने कृष्णा खड़ी थी। ख्वाहिशों उसे परेशान होता देखकर बोली, क्या हुआ बच्चा, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? कृष्ण जल्दी से बोली,
दी बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, दुकान से आते वक्त उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, आप चले हमारे साथ, हम अस्पताल जा रहे हैं। जमींदार अंकल का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि शिव भैया का भी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और बाबा का भी, चलिए जल्दी से। ये बात सुनकर ख्वाहिश जैसे पूरी तरह से सदमे में जा चुकी थी, उसकी आंखों में से आंसू लगातार बह रहे थे। वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर बोली, है माता रानी, यह क्या हो गया, क्यों कोई हमारे पीछे ऐसे पड़ा हुआ है, किसकी नज़र लग गई है पता नहीं। वो सोचते सोचते अपने कपड़े चेंज कर लेती है। उसने एक काले कलर की कुर्ती और ब्लैक पटियाला पहना हुआ था, इसमें से लुक में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लोग वहां से सीधा अस्पताल के लिए निकल जाते हैं, हॉस्पिटल। ख्वाहिश और कृष्णा सीधा अपने बाबा के वार्ड की तरफ जाते हैं जहां पर मुकुंद जी लेटे हुए थे और उनके हाथ पर ड्रिप चढ़ाया हुआ था, पर वो इस वक्त होश में थे। कृष्ण और ख्वाहिश जाकर उनके बेड पर उनके अगर बगल में बैठ जाती है। उन दोनों की आंखें नम हो गई थी। मुकुंद जी उन दोनों को देखकर बोला, अरे बच्चियों, रो क्यों रही हो, हम जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है, हमें बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। वह तो शुक्र है उसे लड़के का जिसने हमें बचा लिया, वरना तो आज हमारी मौत ही हो जाती। ख्वाहिश अपने बाबा का हाथ पकड़कर बोली, बाबा प्लीज यह मत बोलिए ना। मुकुंद जी उसकी आंसू साफ करते हुए बोले, रो मत बेटा, हम ठीक है और वह लड़का ही हमें यहाँ पर लेकर आया है और हमारे सारे हॉस्पिटल के बिल भी उसने दिए हैं, इसलिए उससे मिलकर जितने पैसे हैं वह लौटा देते हैं और उसका शुक्रिया अदा करना है। जो वह बाहर ही होगा उसे बुला लो, हमने भी उन्हें नहीं देखा है, हम भी मिल ले। ख्वाहिश अपने आंसू साफ करके बोली, जी बाबा, हम उन्हें बुलाकर उनसे बात कर लेते हैं और उन्हें शुक्रिया अदा करके उनके पैसे भी वापस कर देते हैं। इतना कहकर वह जाने लगती है तो मुकुंद जी बोले, बेटा उसे यहाँ भी लेकर आना, हमें भी उनसे बात करनी है। ख्वाहिश अपना सर हमें हिलाकर वहां से चली जाती है। एक लड़का जिसने व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लैक पेंट पहनी हुई थी, उसके शर्ट पर खून लगा हुआ था। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। ख्वाहिश उसे देखकर धीमी आवाज में बोली, शायद आप वही है जिन्होंने मेरे बाबा की मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने, आपको पता नहीं है कि आपने हमारी कितनी। उसके आगे के वर्ड उसके मुंह में ही रह जाती है। जब वह सामने वाले इंसान को देखते हैं वह डर से अपने कदम पीछे ले लेते हैं। वह अपनी डरी हुई आवाज में बोली, आप। सामने रुद्राक्ष खड़ा हुआ था जिसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी और वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके ख्वाहिश को ही देख रहा था। उसकी शर्ट पर मुकुंद जी का खून लगा हुआ था। उसके शर्ट के आगे के 3 बटन खुले हुए थे जिस वजह से उसका चौड़ा सीना देख रहा था, जिससे वह और अट्रैक्टिव लग रहा था। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ ख्वाहिश को देखकर बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, तुम्हें अब मुझे थैंक यू नहीं कहना, तुम इतनी मीन कैसे हो सकती हो स्वीट हार्ट, और मुझे देखकर डर क्यों रही हो, बाबा मैं कोई तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। ख्वाहिश अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आपने हमारे बाबा की हेल्प की है, यह नहीं हो सकता। रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़कर एक खाली रूम के अंदर ले जाता है और रूम के डोर को अंदर से लॉक कर देता है और ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उस दीवार की तरफ धक्का दे देता है। उसके धक्का देने से ख्वाहिश को अपने पीठ पर चोट आ गई थी, उसे वह दर्द से अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। रुद्राक्ष उसके पास जाकर उसके जबड़े को कसकर पड़कर चिल्लाकर बोला, तारानकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के के करीब जाने की, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी हो, तुम्हें मैंने आज की रात दी क्योंकि तुम अपनी फैमिली, अपने बाबा और अपनी बहन के साथ रह सको, पर शायद तुम लोगों के लिए काइंड गेस्चर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ख्वाहिश ने दर्द से अपनी आंखें अभी भी बंद कर रखी थी। वह रुद्राक्ष के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। रुद्राक्ष उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, मैंने कहा जवाब दो स्वीट हार्ट, तुम उस लड़के के करीब क्यों गई, तुमने उसे अपने करीब क्यों आने दिया। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, इस भोली शक्ल के पीछे तुम काफी शातिर हो। तुमने पहले से ही अपने शहर के एक अमीर लड़के को फंसा रखा है और उसके बाद इस दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड भी कर लिया। वो उससे दूर जाकर ताली बजाते हुए बोला, ख्वाहिश गुप्ता, यू आर रियली लकी गर्ल जिसके पीछे इतने लड़के मरते हैं। नॉट बैड, पर मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो तुम्हारे पीछे मरे। मैं तुम्हें भी मार सकता हूं और उन दूसरे लड़कों को भी जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें। और क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारे बाबा की मदद की है, ये बात तुम नहीं मान रही हो तो मत मानो, तुम सच सही हो, क्योंकि जिस हालत में इस वक्त तुम्हारा बाप है ना, उसे मैंने ही वहां पहुंचाया है। मेरे ही आदमियों ने उसका एक्सीडेंट किया और फिर बाद में ने तुम्हारे बाप को बचा लिया। नहीं हूं मैं अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, इसलिए डरो मुझसे और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आई एम द डेविल रुद्राक्ष सिंह शेखावत। और आज ये जो हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार तुम बहुत, सिर्फ और सिर्फ तुम। तुम्हारी वजह से आज 2 इंसानों की जान जाते जाते बची है। और वह क्या नाम था तुम्हारा? तुम्हारा आशिक शिव। वह भी अपनी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा है। उसका एक्सीडेंट मैंने इतनी बुरी तरह से किया है कि वह उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। इतना कहकर वह एक डरावनी हंसी हंसने लगता है। ख्वाहिश को उससे बहुत डर लग रहा था। वह अपने कान को अपने हाथों से बंद करके चिल्ला कर बोली, बस बस करो, ये सब क्या मिल रहा है तुम्हें? ये सब कर कर क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? तो तुम्हें वह जमीन भी मिल गई ना, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हमारे पापा को क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तुम्हारा और शिव का शिव हमसे किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं है। क्यों तुम उनकी जान के पीछे पड़े हुए हो? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। रुद्राक्ष अपनी हंसी रोक कर ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? उस लड़के का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी स्वीट हार्ट?
रुद्राक्ष के शब्द कितने कौल थे कि एहसास को अपनी रूह कांपती हुई महसूस हो रहे थे। वह जल्दी से वहां से जाने लगती है तो रुद्राक्ष उसे डोर से पूरी तरह से चिपका देता है और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा देता है। वह अपने हाथों से उसके पेट को मसलते हुए बोला, क्या कहा तुमने? उसे लड़के का नाम शिव तुम्हारे मुंह से इतना अच्छा नहीं लग रहा। चलो मेरा नाम लेकर बताओ, फिर देखना मेरा नाम तुम्हारे मुंह से कितना अच्छा लगेगा। माय ऑब्सेशन स्वीट हार्ट। ख्वाहिश को अपने पेट पर काफी दर्द हो रहा था क्योंकि रुद्राक्ष से बुरी तरह से मसलते जा रहा था। ख्वाहिश उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर बोली, मत करो प्लीज, ये बहुत दर्द कर रहा है। क्यों तकलीफ दे रहे हो आप मुझे? मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। मैं रुद्राक्ष उसे एकदम से अपनी तरफ मोड़कर उसके कमर में अपना हाथ डालकर सहलाते हुए बोला, तुम ही हो वो जो मुझे सब कुछ दे सकती हो, मेरी प्यास बुझा सकती हो, मेरे अंदर के खालीपन को भर सकती हो, तुम ही मेरा ऑब्सेशन खत्म कर सकती हो स्वीट हार्ट। ख्वाहिश उसकी बात सुनकर बुरी तरह से डर गई थी। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। रुद्राक्ष उसके नाक से अपने नाक को रब करते हुए बोला, से रुद्राक्ष। ख्वाहिश अभी भी नहीं बोल रही थी तो रुद्राक्ष उसकी कमर को अपने हाथ से कसकर दबाता है तो ख्वाहिश की एक चीख निकल जाती है। वो बोली, आह रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को अपना नाम ख्वाहिश के मुंह से सुनकर काफी रिलीफ महसूस कर रहा था। रुद्राक्ष ऐसे ही आंखें बंद करके बोला, से इट अगेन। वो इस बार ख्वाहिश की कमर पर जहां पर उसने दबाया था वह धीरे धीरे सहला रहा था। ख्वाहिश वैसे ही अपनी आंखें बंद करे बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष बोला, रिपीट इट ऑन लूप। ख्वाहिश रोते हुए धीरे से बोली, रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्ष। ऐसे ही रुद्राक्ष कई बार ख्वाहिश के मुंह से अपना नाम सुनता रहता है, फिर उसे छोड़कर हंसने लगता है। ख्वाहिश को वो इस वक्त किसी पागल साइको से कम नहीं लग रहा था। ख्वाहिश ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था जिससे उसकी रोने की आवाज़ रुद्राक्ष को ना सुनाई दे, क्योंकि वह रुद्राक्ष को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, पर अभी भी उसकी रोने की दबी हुई आवाज़ से आ रहे थे। रुद्राक्ष एकदम से हंसना बंद करके ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, मैंने मना किया है ना, रोने के लिए मना किया है। मैंने कहा था ना जब मैं ना रहूं तब रोना, पर मेरे सामने एक बूंद आंसू भी नहीं निकलना चाहे तो क्यों रो रहे हो तुम? ख्वाहिश जल्दी से अपने आंसू साफ करके बोली, नहीं नहीं रो रहे हैं हम, देखिए कहाँ रो रहे हैं हम। रुद्राक्ष की हरकत कर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक ऑब्सेशन वाली स्माइल आ जाती है। वह उसके होठों को सहलाते हुए बोला, दैट्स लाइक माई स्वीट ऑब्सेशन स्वीट हार्ट ऑक। चलो अब हम तुम्हारे बाप के पास चलते हैं, उससे मिलकर उसके पास जाकर मुझे फालतू इमोशनल ड्रामा जो करना है। इतना कहकर वह ख्वाहिश का हाथ पकड़कर रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में वह दोनों मुकुंद जी के सामने खड़े थे और मुकुंद जी हैरानी से रुद्राक्ष को देख रहे थे। मुकुंद जी बोले, आप तो वही है ना जो सुबह ही हमसे हमारी दुकान खरीदने आए थे? रुद्राक्ष बिना कैसे भाव के अपना सर हमें हिलाकर बोला, हाँ मैं वही हूँ। जब मैंने देखा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है तो पहले मुझे नहीं पता था कि आप है, पर जब आपको हॉस्पिटल लेकर आया तब आपको मैं ठीक से देखा, तब मुझे पता चला कि यह आप है जिसे मैं सुबह शॉप के बारे में बात करने आया था। रुद्राक्ष की बात सुनकर मुकुंद जी आगे कुछ नहीं रहते और उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। ख्वाहिश हैरानी से रुद्राक्ष को देखकर अपनी में बोली, क्या ये इंसान हमारी सारी चीजें खरीद लेगा? वो रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर बस एक स्माइल पास कर देता है जिससे ख्वाहिश और गुस्से हो जाती है। मुकुंद जी रुद्राक्ष की तारीफ कर रहे थे और उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे थे। मुकुंद जी रुद्राक्ष से बोले, धन्यवाद बेटा, आपने हमारी मदद की, वरना आज के ज़माने में कौन किसी की मदद करता है। आपने हमें इस महंगे अस्पताल में लेकर आए जहां का बिल तो हम कभी ना भर पाए। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे और आपके सारे ख्वाहिश पूरी करें। ख्वाहिश का सुनकर रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरफ देखा है जो आपने तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपनी तरफ देखता पाकर एक आंख आई थिंक कर देता है उसके सामने और वो मुकुंद जी से बोला, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं अंकल, और ख्वाहिश तो मैं अपनी ज़रूर पूरी कर लूँगा, इसमें भगवान को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह ख्वाहिश की तरफ देखने लगता है। ख्वाहिश को उसका ही हूँ देखना काफ़ी अनकंफर्टेबल फुल करवा रहा था। रुद्राक्ष कुछ देर ख्वाहिश को देखने के बाद बोला, अगर शायद आपकी बेटी में इतनी मैनर्स नहीं है कि किसी ने अगर आपकी मदद की है तो उसे इंसान को अच्छे मुंह से अपने शुक्रिया अदा नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर एटलस बाहर तक छोड़ने तो आ ही सकते हैं। मुकुंद जी ख्वाहिश से नाराज की भरी नजरों से देखते हुए बोले, ख्वाहिश बेटा ये तो संस्कार नहीं दे है ना, हमने आपको जाए इन्हें बाहर तक छोड़कर आए और यह क्या शक्ल बनाकर रखे, अच्छा सा चेहरा बनाकर इन्हें बाहर तक छोड़ के आए। ख्वाहिश जो पहले मना ही करने वाली थी पर अपने बाबा की बात सुनकर चुप हो जाती है और रुद्राक्ष को कुछ नहीं कहती, ना ही उसकी तरफ देखते हैं, बिना कुछ बोले बाहर चले जाते हैं। रुद्राक्ष मुकुंद जी और कृष्णा को देखकर एक स्माइल पास कर देता है और वहां से ख्वाहिश के पीछे बाहर चला जाता है। कृष्णा अभी भी रुद्राक्ष को ही देख रही थी। वह एक स्माइल के साथ अपने बाबा से बोली, वाह बाबा ये लड़का तो बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा है ना, कितना हैंडसम। आपको पता है हमें तो लगा था इस दुनिया में से हैंडसम लड़के तो जैसे मर ही चुके हैं, पर नहीं, एक हैंडसम लड़का है और यह कितने अच्छे हैं ना। मुकुंद जी कृष्ण को घूरते हुए बोले, यह क्या बात हुई कृष्णा, वो आपसे बड़े हैं ना, ऐसा नहीं बोलते। कृष्ण अपने बाबा को साइड हक करके बोली, क्या हुआ बाबा, हमने कुछ गलत थोड़ी कहा है, वह अच्छे दिख रहे हैं तो बस हमने उनकी तारीफ की है, इसमें क्या गलत है। मुकुंद जी उसके माथे को सहलाकर बोले, नहीं बेटा कोई गलत बात नहीं है, सच कहा आपने, वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था बस।
उनकी बात सुनकर कृष्णा मुस्कुराते हैं। बाहर ख्वाहिश रुद्राक्ष को उसके कार तक छोड़ने आ गई थी और बिना उसको देख वहां से जाने लगती है तो रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़कर उसे कार से बिल्कुल चिपका देता है और अपनी जेब में हाथ डालकर बिल्कुल उसके करीब जाकर खड़ा हो जाता है और अपने गर्दन झुकाकर उसके चेहरे के सामने बिल्कुल सामने अपना चेहरा ले जाकर बोला। CH8 रुद्राक्ष और ख्वाहिश की इंटीमेट वीडियोज, इंटीमेट होने की कोशिश। जाते जाते रुद्राक्ष ख्वाहिश से सख्त आवाज में बोला, हम कल 11 बजे निकलने वाले हैं, मैं आ जाऊंगा तुम्हें पिक करने 10:30 को, तो जरा भी लेट मत होना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद टाइम वेस्ट करना और बिना कोई तमाशा करे रेडी हो जाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो निकल जाता है और उसकी बात सुनकर ख्वाहिश और जोर जोर से रोने लगती है, पर रुद्राक्ष उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ख्वाहिश कुछ देर ऐसे ही नीचे के खाली एरिया में रोती रहती है, फिर वहां से अपने पापा के बोर्ड की तरफ जाने लगती है। वह जा ही रही थी कि उसे कोई आवाज लगा देता है। ख्वाहिश जब पीछे मुड़कर देखती है तो ये शिव की माँ थी। शिव की माँ ख्वाहिश से बोली, ख्वाहिश बिटिया कैसी है आप? ख्वाहिश एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा कर बोली, ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसी है? शिव की माँ उसके माथे को सहलाकर बोली, ठीक हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया शिव, कितना खुश था तुमसे मिलकर, सारी बातचीत हुई, पर जब वह तुम्हारे घर से वापस जा रहा था तो पता चला कि उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ कह नहीं सकते, शायद वह कोमा में जा सकता है और अगर कल सुबह तक होश नहीं आया तो उसकी मौत हो सकती है। शिव की माँ रोते हुए बोल रही थी। ख्वाहिश उनके कंधे को सहलाते हुए बोली, फिक्र मत करिए आंटी, माता रानी अगर तकलीफें देती है तो उसे हल करने का रास्ता भी देती है, आप फिक्र ना करें शिव पहले की तरह। वो बोल ही रही थी कि उसे याद आ जाता है कि रुद्राक्ष ने उसे शिव का नाम लेने से मना किया है, इसलिए वह आगे कुछ देर सोचकर बोली, आप फिक्र मत करिए आंटी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जैसे पहले थे। वो कुछ देर शिव की माँ से बातें करती है और फिर उनके साथ शिव के बोर्ड की तरफ जाती है तो देखती है कि शिव के माथे पर, हाथ पर, पैर पर, कंधे पर काफी जगह पर चोट आए हुए थे और वहां पर पट्टियां बंधी गई थी। शिव की ऐसी हालत देखकर ख्वाहिश को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों से बेहद आंसू निकल रहे थे। वह अपने कदम शिव की तरफ बढ़ा देती है, पर तभी उसे रुद्राक्ष की याद आ जाती है कि अगर वो किसी और के पास गई तो उस इंसान को वो नहीं छोड़ेगा। ये करते ही वो वहां से रोते हुए भाग जाती है। होटल। रुद्राक्ष अपनी मीटिंग में बैठा हुआ था, उसकी नज़र सामने चल रहे प्रेजेंटेशन पर थे, वह पूरी तरह से फोकस था। तभी उसे फील होता है कि जैसे उसकी थाई पर कुछ चल रहा है। वह अपनी नज़र हल्की तिरछी करके देखता है तो पाता है कि जिस इंसान के साथ वह डील करने आया था उसके साथ उसकी खूबसूरत बीवी भी आए हुए थे और वह रुद्राक्ष के पास बैठी हुई थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़कर रुद्राक्ष के थाई को सहला रही थी। रुद्राक्ष उसकी इस हरकत पर बस तिरछा मुस्कुरा देता है और उसके हाथ को झटक कर टिश्यू पेपर से अपनी थाई साफ करने लगता है। रुद्राक्ष की इस हरकत पर उस औरत को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी नज़रें झुका कर बैठ जाती है। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होती है उस रूम की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और वह सामने वाला बिजनेसमैन जिसके के साथ रुद्राक्ष डील करने आया था। रुद्राक्ष उसे देखकर बिना किसी भाव के बोला, आपकी प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी है मिस्टर सिंह, बट कुछ प्रैक्टिकल्स में ज़रूर लेना चाहूँगा, आई होप यू डोंट माइंड। इतना कहकर रुद्राक्ष उस औरत को यानी कि मिस्टर सिंह की बीवी को इंटेंस नज़रों से देखता है। ये बात मिस्टर सिंह और उसकी बीवी अच्छे से समझ रहे थे कि रुद्राक्ष क्या कहना चाह रहा था। मिस्टर सिंह एक स्माइल के साथ बोले, ऑफ कोर्स मिस्टर शेखावत, आप कुछ चाहते हैं तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि वह आपको मना करे। सर, आप जहां गए वहां यू कैन टेक प्रैक्टिकल, इट्स ओके। रुद्राक्ष खड़ा होकर उस औरत के हाथ को पकड़कर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। उस मीटिंग रूम में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मिस्टर सिंह की वाइफ, उनका असिस्टेंट श्री और रुद्राक्ष बस। मिस्टर सिंह की वाइफ जिसका नाम मोना सिंह था रुद्राक्ष को खोई हुई सी देख रही थी। उसने आज तक कभी इतना हैंडसम लड़का देखा ही नहीं था। मिस्टर सिंह भी खुश है क्योंकि उन्हें पता था कि रुद्राक्ष को इम्प्रेस करना कितना मुश्किल है और रुद्राक्ष का नेचर भी उन्हें पता था कि वह एक प्ले बॉय है और उसे अगर मोना पसंद आ गई तो वह एक फेवर जरूर मांगेगा और उसके बदले उसे ये डील और रुद्राक्ष सिंह शेखावत के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा, जो लगभग हर किसी की ख्वाहिश है। रुद्राक्ष का रूम। रुद्राक्ष उस औरत को पकड़कर सीधा बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वह औरत अभी भी रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष उसके गले पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो मोना उसे रोक कर बोली, मिस्टर शेखावत, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी शाम और पूरी रात बची हुई है। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कीमती रात वेस्ट करूंगा? नेवर। इतना कहकर वो उसकी ड्रेस को खोलने लगता है तो मौलाना उसके हाथों को पकड़कर रोकते हुए बोली, ठीक है, पूरी रात वेस्ट मत करना, पर थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही सकती है। देखे, मैंने आपके जैसा हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का कभी नहीं देखा और मैं आपको रोज पाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ जो चाहे वह कर सकते हैं, बस मुझे आप चाहिए। रुद्राक्ष को उसकी बकवास सुनकर गुस्सा आ रहा था। वह मोना की गर्दन को पकड़कर कस के दबाते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरे काम के बीच में कोई मुझे बार बार डिस्टर्ब करे और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि रुद्राक्ष सिंह शेखावत तुम्हें पूरी जिंदगी अपने पास रखें। अब बकवास नहीं करना वरन जबान काटकर यही जान से मार दूंगा।
रुद्राक्ष की धमकी को सुनकर वह मोना बुरी तरह से कांप गई थी। वह आगे कुछ नहीं बोलते रुद्राक्ष की नज़र उसके लाल होठों पर जाते हैं जहां पर उसने एक डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। यह याद करते हैं उसे ख्वाहिश की याद आती है जिसके लिप्स नेचुरली ही इतने लाल थे कि उसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था और रुद्राक्ष पहली बार किसी के होठों की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर ख्वाहिश को अपने दिमाग से हटाता है और उस मोना के गले पर किस करने लगता है, पर उसे बार बार उसके और ख्वाहिश के वह प्यार भरे पल याद आ रहे थे। रुद्राक्ष काफ़ी ट्राई करता है मोना के साथ इंटीमेट होने के लिए, पर उसे बार बार ख्वाहिश का ही ख्याल आ रहा था। वह गुस्से से खड़ा होकर मोना के हाथ को पकड़कर अपने रूम से बाहर फेंकते हुए बोला, आइंदा से कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, गेट लॉस्ट। मोना अभी भी हैरानी से खड़ी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ उसके साथ। रुद्राक्ष के मूवमेंट इतने फास्ट थे। मिस्टर सिंह जो बाहर ही खड़े थे वो मोना को ऐसे उड़ते हुए बाहर आता देख हैरान था। वो रुद्राक्ष से बोला, व्हाट हैपेंड मिस्टर शिखवा। रुद्राक्ष मिस्टर सिंह को घूल र पे एक ही मात्रा हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, डील कैंसिल। इतना कहकर वो उन दोनों के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देता है और गुस्से से वॉशरूम में चला जाता है। उसे इस वक्त ख्वाहिश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपना ब्लेजर निकलता है और शर्ट के बटन्स खोलते हुए बोला, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, क्या करूं मैं तुम्हारा, तुम हो कि मुझसे दूर रहना चाहती हो और मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह पा रहा हूं। इस चीज़ के लिए क्या पनिशमेंट दूं मैं तुम्हें कि तुम्हारी वजह से मैं किसी और के साथ फिजिकल भी नहीं हो पा रहा हूं। बस कल से तुम मेरे पास आ जाओ, फिर देखना मैं तुम्हें कितनी बुरी तरह से पनिश करता हूं। वो शावर का टेप ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है और ख्वाहिश के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ गुप्ता निवास, मुकुंद जी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी जिस वजह से उनका डिस्चार्ज आज ही कर दिया गया था। वह अपने रूम में आराम कर रहे थे और ख्वाहिश उनके लिए हल्का फुल्का खाना बना रही थी। वह किचन में थी और नहीं भी फिजिकल किचन में थी, पर उसका ध्यान रुद्राक्ष की बातों में था। वह बस चाहती थी कि कोई चमत्कार हो जाए जिससे वह रुद्राक्ष के साथ ना जा पाए। वो बोली, क्या पता वह झूठ भी बोल रहा हो, मतलब उसके पास वीडियो कहाँ से आएगी, और होटल में तो शायद होगा पर हमारे कमरे में तो नहीं हो सकता। वह झूठ बोल रहा है पक्का हमें अपने साथ ले जाने के लिए। तभी उसके फ़ोन की बिप बजती है। वह देखती है कि किसी अननोन नंबर से कोई मैसेज आया हुआ था। वह व्हाट्सएप में सेंड किए हुए वीडियो को ओपन करती है और जैसे जैसे वह उस वीडियो को देखे जा रही थी उसकी आंखों से आंसुओं की धार और तेज होती जा रही थी। उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर वहीं बैठकर रोने लगती है। वह रोते हुए बोले, वह इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है, उस इंसान ने हमारी गलती की हमें इतनी बड़ी सजा दे दी उस रात की, और हमारे घर की आज सुबह की वीडियो बना ली है। उसके पास यह वीडियो सच में है माता रानी, अब हम इस चीज़ से कैसे बचे, क्या करें। वह इंसान नहीं है, हैवान है जो हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। तभी वह देखते हैं कि उसका फ़ोन बज रहा है और उसी नंबर से कॉल आ रहा था। उसको अब अपने फ़ोन से ही डर लग रहा था। वह अपने फ़ोन से दूर खिसकती जा रही थी। एक बार पूरी रिंग बजकर बंद हो जाती है। ख्वाहिश अभी भी डरी हुई नज़रों से उस फ़ोन को देख रही थी। उसे रुद्राक्ष से और ज़्यादा डर लगता जा रहा था। तभी दूसरी बार वो फ़ोन बजता है। ख्वाहिश अभी भी नहीं उठा रही थे। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज शो होता है जिसके स्क्रीन ख्वाहिश को दिख रही थी। उसमें लिखा हुआ था, पिक द कॉल अदरवाइज आई विल सेंड दिस वीडियोज़ टू योर फादर। इतना लिखकर आने के बाद फिर से कॉल आने लगता है। ख्वाहिश इस बार अपने कांपते हुए हाथों से उस कॉल को उठा लेते हैं। सामने से रुद्राक्ष की गुस्से भरी आवाज़ आती है जो कह रहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे कॉल को रिसीव ना करो, हाँ हो कौन तुम, औकात क्या है तुम्हारी जो तुम रुद्राक्ष सिंह शेखावत को एटीट्यूड दे रही हो। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश कुछ नहीं बोलती, डर से उसकी सांसें गहरी हो गई थी। रुद्राक्ष जो गुस्से में आ चुका था वह ख्वाहिश की गहरी सांस सुनता है तो एकदम से शांत हो जाता है और उसकी सांसों हल्की सी आवाज़ से सुनने लगता है। कुछ देर बाद वह गुस्से से मगर धीमी आवाज़ में बोला, रो रही हो, तुम्हें मना किया है ना मैंने, रोने से कब सुधरोगी तुम, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, एक बार में और क्या सोचा था तुमने, झूठ बोल रहा हूँ मैं, हाँ रुद्राक्ष सिंह शेखावत, कभी झूठ नहीं बोलना, इस बात को तुम अच्छे से याद रख लो, और मैं कभी धमकी भी नहीं देता, वह मैं करके दिखाता हूँ जो मैं कहता हूँ। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि यह सारी वीडियो तुम्हारे बाप के पास जाए और उसी दिन तुम्हें उसकी लाश देखने को मिले तो जो मैं कह रहा हूँ वह करो, मेरी बातें मान लो। आज रात का वक्त दिया है मैंने तुम्हें, इतना काफ़ी है, कल मैं जा रहा हूँ एक काम खत्म करके और तुम्हें भी मेरे साथ आना है, दैट्स इट। अब जवाब तो चुप मत रहो और जितना रोना है उतना फ़ोन रखने के बाद रो लेना। ख्वाहिश बस धीरे से बोली, हम। रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। बोला, वर्ड्स स्वीट हार्ट, वर्ड्स आई वॉन्ट। ख्वाहिश धीरे से बोली, हम तैयार हो जाएंगे। रुद्राक्ष को उसकी आवाज़ बहुत सूथिंग लग रही थी। वो बिना कुछ बोले कॉल काट देता है। ख्वाहिश कुछ देर उस फ़ोन को देखती है, फिर उस वीडियो को गैलरी में से, व्हाट्सएप में से और ट्रेस बिन में से डिलीट कर देती हैं जहां पर किसी को वह वीडियो कहीं ना मिले। वह डर से पैनिक होने लगी थी। वह कुछ देर ऐसे ही रोने की बात बोली, नहीं हम बाबा की हालत और ख़राब नहीं कर सकते और हम इस इंसान से पंगा नहीं ले सकते, क्या करें, हम इसके साथ नहीं जाना चाहते हैं, माता रानी हमें इस इंसान से बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। इतना कहकर वह फिर से रोने लगती है। मुकुंद जी का रूम।
मुकुंद जी अपने रूम में बैठे रुद्राक्ष के बारे में सोच रहे थे। रुद्राक्ष का उनकी मिठाई की दुकान पर आना, रुद्राक्ष का एटीट्यूड, रुद्राक्ष का उनकी जान बचाना, उनसे इज्जत से बात करना। मुकुंद जी यह सब सोच रहे थे। उसे रुद्राक्ष के हर एक शब्द याद थे जो उसने 10 करोड़ का चेक देते वक्त कहे थे। मुकुंद जी एक गहरी सांस लेकर बोले, सही तो कह रहे थे, वह 10 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम मरकर भी कभी नहीं कमा पाएंगे और उस रकम से हमारी और हमारी बच्चियों की जिंदगी आराम से कट सकती है। और जो उसने कहा इन्वेस्टमेंट वाली बात, वह तो सच ही है। हम 10 करोड़ रुपए उड़ाने तो नहीं वाले हैं, जरूर किसी अच्छे से बिजनेस में लगा देंगे और हमारी बच्चियों का भविष्य भी अच्छे से बन जाएगा। हमें उस लड़के की डील मान लेनी चाहिए। सोचते हुए उनकी फेस पर एक स्माइल आ गई थी। तभी कोई रूम का नॉक करता है। वो मुस्कुराते हुए बोले, आ जाओ मेरी बच्चियों। वहां पर ख्वाहिश और कृष्ण दोनों आ जाते हैं। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हाँ, ये बात अलग है कि ख्वाहिश के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। उन दोनों के हाथ में खाना था। मुकुंद जी बोले, अरे खाना लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी, हम नीचे आने वाले थे ना। ख्वाहिश बोली, बाबा आपके पैर में चोट लगी है ना, तो आप सीढ़ियां उतरकर नीचे आते, इससे अच्छा हम ही खाना लेकर ऊपर आ गए और हम आज रात आपके साथ हैं तो तीनों साथ मिलकर खाना खा लेते हैं ना। ख्वाहिश की बात सुनकर मुकुंद जी और कृष्णा दोनों हैरानी से ख्वाहिश की तरफ देखते हैं तो ख्वाहिश बोली, हाँ बाबा, हम कल दिल्ली वापस जा रहे हैं। हमें वहाँ पर अच्छे से राइटिंग जॉब मिल रही है जो हमारी स्किल्स को समझते हैं और उसके बेसिस पर पैसे भी मिलेंगे, सैलरी और सारी चीज़ बहुत अच्छा है। हमें कल ही ज्वाइन करना है, इसलिए कल सुबह हम 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। मुकुंद जी कुछ देर तक ख्वाहिश के चेहरे को देखते रहते हैं, फिर उसके माथे को सहलाकर बोले, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना बेटा। ख्वाहिश की आखिर नम हो गई थी मुकुंद जी के ये पूछने पर वह खुद को संभाल कर एक झूठी मुस्कान सजा कर बोली, नहीं बाबा, सब ठीक है और फिक्र मत करिए, अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो हम आपसे बोल देंगे। मुकुंद जी उसके माथे पर किस करके बोले, हाँ जरूर, दिक्कत होगी तो बताना तो पड़ेगा वरना हम नाराज हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर कृष्ण और ख्वाहिश के चेहरे पर स्माइल आ जाते हैं। वह तीनों खाना खाते हुए बातें करने लगती हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। मुकुंद जी भी आज खुश थे। उन लोगों का खाना हो गया था। कृष्णा बोली, सोने नहीं जाना। ख्वाहिश मुकुंद जी को गले लगाकर बोली, हम कुछ देर और बैठना चाहते हैं बाबा के पास, तू भी हमारे पास बैठ जा। इतना कहकर वह मुकुंद जी के सीने पर अपना सिर रख लेती है। मुकुंद जी उसके सिर को सहला रहे थे। ख्वाहिश की आंखें धीरे धीरे नाम हो गई थी और वह रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मुकुंद जी और कृष्ण दोनों हैरानी से ख्वाहिश को देखने लगे थे। मुकुंद की ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथ में थाम कर बोले, क्या हुआ बिटिया, आप रोने क्यों लगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ख्वाहिश रोते हुए मुस्कुराकर बोली, नहीं बाबा, तबीयत ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमें कल आपसे दूर जाना पड़ रहा है ना, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है बस। मुकुंद जी मुस्कुराते हुए बोले, बस इतने से बात, कोई बात नहीं तो हमें नहीं करनी, वह जॉब मना कर दो उन लोगों को। ख्वाहिश उनसे दूर होकर उनकी आंखों में देखकर बोली, नहीं बाबा, अगर यह चीज़ इतनी आसान होती तो हम पहले ही कर देते, पर आप फिक्र मत करिए, हम सारी चीज़ ठीक करके जल्दी वापस आ जाएंगे। मुकुंद जी दोनों बहनों को गले लगा लेते हैं और दोनों के सिर पर किस कर लेते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद ख्वाहिश और कृष्णा ख्वाहिश के रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। ख्वाहिश ने कृष्ण को आज अपने साथ सोने के लिए कहा था क्योंकि उसे कल जाना था और वह आज की रात अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। अगली सुबह होटल रुद्राक्ष का रूम CH9। रुद्राक्ष का ख्वाहिश को जबरदस्ती दिल्ली ले जाना ख्वाहिश की मजबूरी। रुद्राक्ष का रूम इस वक्त सुबह के 7 बजे बज रहे थे। रुद्राक्ष पूरी तरह से रेडी हो गया था। वह मिरर में खुद को देखते हुए अपनी ब्लैक शर्ट के बटन्स बंद कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था पर क्या ये जान पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह अपना ब्लेजर डालकर अपने बालों में हाथ घुमाकर अपना फ़ोन उठाकर रूम से बाहर चले जाता है। वह जैसे ही बाहर निकलता है श्री उसे फॉलो करने लगता है। रुद्राक्ष लिफ्ट के पास जाकर खड़ा रह जाता है। उसका ध्यान अपने फ़ोन पर था। श्री लिफ्ट ओपन करने के लिए बटन प्रेस करता है और रुद्राक्ष को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बॉस। रुद्राक्ष बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। श्री आगे बोला, बॉस, हमारे गॉड्स जो मुकुंद गुप्ता की शॉप पर गए थे उन्होंने कहा कि मिस्टर गुप्ता आ चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। श्री की बात सुनकर रुद्राक्ष जो फ़ोन में अपना शेड्यूल देख रहा था उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह अपना फ़ोन जेब में रखते हुए बोला, तो देर किस बात की है, चलो गुप्ता की छोटी सी शॉप पर जाकर उसकी शॉप की और उस गुप्ता की वैल्यू बढ़ा देते हैं। श्री बस अपना सर हमें हिला देता है और वह लोग होटल के बाहर आते हैं। वहां पर पहले से ही रुद्राक्ष की गाड़ियां तैयार थी। रुद्राक्ष कार में बैठकर श्री से बोला, मेरी स्वीटहार्ट की क्या अपडेट है। श्री बिना किसी भाव के बोला, नहीं मौसम, मिस गुप्ता के एक्शंस देखकर लग नहीं रहा है कि वह कोई सीन क्रिएट करेगी और आई थिंक वह आपसे बहुत ज़्यादा डरती है, इसलिए वह कुछ नहीं करेगी। हमारे जो गार्ड्स हमने वहां पर रखा हुआ था उसने कहा कि उनके घर पर रात को सब बहुत नॉर्मल था, बस मिस गुप्ता बहुत ज़्यादा रोई है पूरी रात। श्री की बात सुनकर रुद्राक्ष के एक्सप्रेशंस ठंड हो जाते हैं। वह श्री को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल श्री, शी इज़ नॉट मिस गुप्ता, शी इज़ योर मॉम एंड जितना भी रोना है रो लो, रहना तो उसे मेरे साथ ही पड़ेगा। रुद्राक्ष की कोल्ड वॉइस सुनकर श्री जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, माई मिस्टेक। श्री की बात का रुद्राक्ष कोई जवाब नहीं देता और अपना काम करने लगता है अपने टैब में। गुप्ता निवास ख्वाहिश का रूम
ख्वाहिश अभी नींद से उठी थी। अभी सुबह के 7:30 बज रहे थे। वह अपने पास सोई हुई अपनी छोटी बहन कृष्णा की तरफ देखती है जो उसे गले लगाकर सो रहे थे। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर तभी उसे याद आ जाता है कि उसे रुद्राक्ष के साथ आज वापस जाना है। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती है। वह कृष्ण की माथे पर किस करके बाथरूम में चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर नहाकर बाहर आती है और घड़ी की तरफ देखते हैं जिसमें 8 बजे बज रहे थे। उसे याद आता है कि रुद्राक्ष ने उसे 10:30 बजे लेने आने को बोला था। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं ख्वाहिश, जाना पड़ेगा वरना पता नहीं वह राक्षस क्या तमाशा कर देगा। घर पर सब ठीक है? कल बाबा की मुस्कान देखकर भी लग रहा था जैसे दुकान और सारी चीज ठीक चल रही है। हमें वापस अपने ऊपर ध्यान देना है। उस राक्षस के साथ रहकर हम टूट नहीं सकते हैं। माता रानी हमें उस राक्षस को बर्दाश्त करने की सहनशक्ति देना। इतना कहकर वह जल्दी से सामान पैक करने लगती है क्योंकि उसने अभी तक सामान पैक नहीं किया था। सामान में कुछ ज़्यादा था नहीं, बस थोड़ी चीज़ थी, क्योंकि बाकी थोड़ा सामान तो उसका पहले से दिल्ली में था जहां वह रहती थी। अपार्टमेंट पर उसने ब्लैक कलर का ड्रेस अप किया हुआ था, जो ब्लैक शॉर्ट कुर्ती और उसके नीचे ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जो उसके ऊपर बहुत जच रही थी। उसका गोरा रंग उसमें और निखर रहा था। उसने अपने बालों को शैम्पू किया हुआ था और ऐसे ही क्लच करके खुला छोड़ दिया था। वह अपना सामान पैक करने के बाद मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसने इतना दिनों से खुद को ठीक से देखा है नहीं था। उसकी नज़र अपने चेहरे और शरीर पर जाती है तो एक पल के लिए वह देखते ही रह जाती है। वह अपने आप को देखकर एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, क्या ज़रूरत थी हमें इतना खूबसूरत होने की? कहीं भी जाओ चैन से जी नहीं सकते किसी काम में, इंटरव्यू के वक्त में, हर चीज़ में बस हमारी खूबसूरती हमारी बाधा बन जाती है। लोगों को खूबसूरती चाहिए और मुझे इस खूबसूरती से छुटकारा। वो खुद को गौर से देखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। वह अपने बालों में हाथ घुमाकर बोली, ये बाल पहले से ज़्यादा सिल्की हो गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं कराया है, ना ही कोई बॉडी पॉलिश एंड अदर बॉडी ट्रीटमेंट। क्योंकि दी आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत एक्चुअली हो गई हो। आपके बाल पहले से ज़्यादा सिल्की हो गए हैं और आपकी मक्खन सी स्किन और मखनी हो गई है। कृष्ण जो नींद से जाग चुकी थी और ख्वाहिश की हरकतों को देख रही थी, वह बोली। ख्वाहिश चौक पर कृष्ण की तरफ देखते हैं और बोली, ओह अच्छा तो तुम उठ गई। कृष्णा अपना से हमें हिलाकर बोली, हाँ उठ गई, जब आप अपनी खूबसूरती की बुराई और बड़ाई दोनों कर रहे थे तब। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश बस अपनी आंखें रोल कर देती है। कृष्णा खड़ी होकर ख्वाहिश के बालों में हाथ घुमाकर बोली, आपको पता है हमारे स्टडीज़ में आता है कि लड़कियां शादी के बाद और खूबसूरत हो जाती है, उनके बाल पहले से ज़्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट हो जाते हैं। सोचो आप अभी इतनी खूबसूरत और सॉफ्ट हो गई हो, शादी के बाद तो आप पूरी पिघल जाओगे ना। ख्वाहिश उसके हाथ को अपने बालों में से हटाकर अपने बालों को छूते हुए बोली, अच्छा और शादी के बाद ऐसा क्या होता है जिससे लड़कियां खूबसूरत हो जाती है? कृष्ण ख्वाहिश के सिर पर एक चपत लगाकर बोली, यही दिक्कत होती है आप आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स की, आर्ट्स वालों को कुछ पता ही नहीं होता। अरे भाई ऑब्वियसली शादी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप होता है, इस वजह से लड़कियों और खूबसूरत हो जाती है। इट्स नॉर्मल थिंग, आपको पता है। हमें लगता है कि आर्ट्स वालों को भी थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ना चाहिए जिनसे उन्हें आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। ख्वाहिश हैरानी से अपने आप को देख रही थी। वह अपने मन में कृष्ण की बातों को दोहराते हुए बोली, शादी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप? ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। कृष्णा अब तक वॉशरूम में जा चुकी थी। ख्वाहिश अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रूंधी हुई आवाज में बोली, शादी के बाद लड़कियां रिश्ता बनती है अपनी हस्बैंड से। हमारा तो कोई हस्बैंड नहीं है पर हम फिर भी किसी से कनेक्ट है। अब तो हम तो अब इस लायक भी नहीं रहे कि किसी से शादी कर सके। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ जाती है और वह एक तक खुद को मिरर में देखने लगती है। गुप्ता मिठाई शॉप। रुद्राक्ष और मुकुंद जी आमने सामने बैठे हुए थे। रुद्राक्ष कुछ बोल नहीं रहा था, बस बिना किसी भाव के मुकुंद जी को देख रहा था। उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि मुकुंद जी भले रुद्राक्ष से बड़े थे पर फिर भी वह उसके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वह एक गहरी सांस लेकर बोले, हमने सोचा आपने जो बात की थी उस बारे में और हम अपनी दुकान आपको बेचने के लिए तैयार है। मुकुंद जी भले ही दुकान बेचने के बारे में बोल रहे थे पर उन्हें अंदर से दुकान को बेचने का बहुत दुख भी हो रहा था। रुद्राक्ष उन्हें देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, मैं आपको एक चांस और दे रहा हूं क्योंकि आपकी जबान और आपकी आंखें मैच नहीं कर रहे हैं। आप इस शॉप को बेचने की बात कर रहे हैं पर आपकी आंखें नहीं कह रही है। फिर यह मत कहना कि मैं आपसे जबरदस्ती आपकी दुकान ले ली। रुद्राक्ष की बात सुनकर श्री के साथ जो दूसरा गार्ड था वह श्री का दोस्त था और रुद्राक्ष का खास आदमी भी, उसका नाम रॉकी था। वह अपना मुंह बिगाड़ कर बोला, बॉस तो ऐसे होशियारी दिखा रहे हैं जैसे कभी किसी से कुछ जबरदस्ती लेते ही नहीं। बेचारे अंकल की दुकान के बारे में बोल रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं लेनी। अरे यार उसकी बेटी जबरदस्ती ले रहे हो, उसका क्या? रॉकी की बात सुनकर श्री उसे घूरने लगता है पर श्री के घूरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह बस श्री के सामने अपने दांत दिखा देता है पर जब उसे किसी की जलती हुई नज़र खुद के ऊपर महसूस होती है तो वह अपना सर स्लो मोशन में घूमकर सामने की तरफ देखता है जहां पर रुद्राक्ष उसे जानलेवा नजरों से ही घूर रहा था। वह रुद्राक्ष को ऐसे अपनी तरफ घूरता पाकर एक पका जाता है और जल्दी से अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तभी रुद्राक्ष को मुकुंद जी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहे थे कि नहीं मिस्टर शेखावत, हमने सोच लिया है, हम ये दुकान खुशी खुशी बेचना चाहते हैं क्योंकि हमें हमारी बच्चियों के भविष्य की भी चिंता है जो ये दुकान चलाते हुए नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि हम ये बेच ही दें।
रुद्राक्ष अपना सर हमें हिलाकर बोला, वेरी गुड मिस्टर गुप्ता, सही डिसीजन लिया है आपने। मुकुंद जी बोले, हमें दुकान के पेपर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। रुद्राक्ष बोला, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सब पहले ही कर चुके हैं। वो डोर की तरफ देखता है जहां से अर्थ अंदर आ रहा था। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वह बिना रुद्राक्ष को देखे पेपर टेबल पर रख देता है। रुद्राक्ष जानता था कि अर्थ अभी भी उससे नाराज है, पर वह कुछ नहीं कहता और उन पेपर्स को उठाकर मुकुंद जी की तरफ कर देता है। उसके बाद पेपर्स वगैरह की सारी फॉर्मेलिटी कर देते हैं और रुद्राक्ष को 10 करोड़ का चेक मुकुंद जी को देते हुए बोला, ये लीजिए आपके पैसे। मुकुंद जी रुद्राक्ष के हाथ से चेक लेकर अपने हाथ जोड़कर बोले, शुक्रिया बेटा, आपने हमारी बहुत मदद की है, आपको नहीं पता पर हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ अपने मन में बोला, शुक्रगुजार तो वैसे मुझे भी होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे बहुत काम आ सकती है, बट ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए गुड लक की बात है कि रुद्राक्ष सिंह शेखावत तुम्हारी बेटी का यूज़ करेगा। वो मुकुंद जी की बात पर सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाकर घमंड से बाहर निकल जाता है। बाहर निकालकर वह अपनी एक्सपेंसिव वॉच की तरफ देखता है जिसमें 10 बजे बज चुके थे। रुद्राक्ष अपनी नज़र उठाकर बाहर देखता है जहां आसपास काफ़ी भीड़ और लोकल मार्केट जैसा एरिया था। रुद्राक्ष अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे को साफ करते हुए बोला, CO दिस डाउन मार्केट पीपल, AMD दिस डाउन मार्केट एरिया। मुझे यहाँ आना पड़ा सिर्फ मेरी स्वीट हार्ट के लिए। उफ स्वीट हार्ट, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ और तुम्हें जब मेरे लिए कुछ करना पड़ रहा है तो तुम सिर्फ रोती रहती हो। से कोई फेवर करता है क्या किसी को? इतना कहकर वह अपनी कार में बैठ जाता है। उसकी कार में एक्लो टेम्परेचर पर था जिससे उसे काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी। वह अपने कॉल डायलर में जाता है जहां पर उसे एक नंबर दिखाता है जिसके ऊपर उसने स्वीट हार्ट लिखा हुआ था और बाजू में रेड कलर के हॉट का इमोजी डाला हुआ था, जिसे देखकर रुद्राक्ष के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह उस नंबर को डायल कर देता है। सामने से ख्वाहिश, जो कृष्ण से मिलकर अपने बाबा से मिलने के लिए दुकान पर ही आई हुई थी, वह अपने बाबा से बात कर रहे थे। तभी देखती है कि रुद्राक्ष का कॉल आ रहा था। ख्वाहिश अपने बाबा से बोली, बाबा आप मिठाई पैक करिए, मैं अभी आई कॉल को अटेंड करके। उसके बाबा बस अपना सिर हिला देते हैं और ख्वाहिश दूसरी तरफ जाकर कॉल अटेंड कर लेती है। रुद्राक्ष उसे सर्द आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा है ना, तुमसे कि 2 रिंग में मेरा कॉल रिसीव हो जाना चाहिए और वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी पनिशमेंट दूंगा, समझी? ख्वाहिश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चीट कर बोली, यह क्या बात बात पर पनिशमेंट देने की बात करते रहते हो? आपको क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो अभी स्कूल में पढ़ती है और आपकी पनिशमेंट से डर जाऊंगी? रुद्राक्ष अपने फ़ोन को अपने कान से दूर करके उसे कुछ देर घूरता रहता है और वापस से कान पर लगाकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऊंची आवाज़ में बात करो और मैं कोई छोटी मोटी प्राइमरी के स्टूडेंट वाली पनिशमेंट नहीं दूंगा। स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कैसे पनिश करता हूँ? रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश को अपने शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। वह कुछ नहीं बोलती तो सामने से रुद्राक्ष की आवाज़ आती है। वो बोला, कहाँ हो? ख्वाहिश धीरे से बोली, बाबा से मिलने आए हूँ, दुकान पर हूँ। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, अगर वही जाना था तो पहले बता देती, मैं अभी वहीं से निकला हूँ। ख्वाहिश उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती और बोली, मुझे थोड़ी पता था आप यहाँ से निकलने वाले हैं और मैं क्यों आपको कॉल करूँ? आप मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं तो कॉल वगैरह सारी चीज़ आप करिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपकी, आपको ज़रूरत है मेरी। रुद्राक्ष अपनी आंखें गुस्से से बंद करके बोला, देखो तुम अपना ये सो कॉल्ड एटीट्यूड किसी और को देना मुझे नहीं समझे, मैं थोड़ी दूरी पर हूँ, वापस आ रहा हूँ, वहीं से पिक कर लूँगा तुम्हें। ख्वाहिश उसे मना करते हुए बोली, नहीं, यहाँ पर बाबा है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ है वहीं रहे, मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। इतना कहकर को बिना रुद्राक्ष की कोई बात सुन कॉल कट कर देती है और उसके कॉल काटने से रुद्राक्ष का दिमाग ही आउट हो जाता है। वह गुस्से से बोला, इस लड़की की हिम्मत इतने टॉर्चर के बाद भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, इसे अच्छे से देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ मुकुंद जी ने ख्वाहिश के लिए काफ़ी सारी मिठाइयाँ पैक करके उसके साथ दिल्ली भिजवा रहे थे क्योंकि ख्वाहिश को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। वह जब भी किसी टेंशन में है या तकलीफ में होती थी तो वह ज़्यादातर मिठाइयाँ खाना ही पसंद करते थे। वह अपने पापा को गले लगा लेती है। उसे रुद्राक्ष के साथ जाने में डर भी लग रहा था जिससे उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ी हुई थी और उसे अपने बाबा और बहन से दूर जाने की का दर्द भी हो रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी पर वह अपने बाबा को नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि वह फिर अकेले में टेंशन करते थे। इसलिए ख्वाहिश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर बोली, ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं और आप प्लीज़ कोई फिक्र मत करना और अपनी दवाएं टाइम से लेना। मुकुंद जी ख्वाहिश को ये बताना नहीं चाहते थे कि उन्होंने दुकान बेच दी है, इसलिए वह नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और वह ख्वाहिश के हाथ में 10,000 रुपये देते हुए बोले, ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं जो हमारे पास पड़े हैं, आप इसे रखिए और कोई भी तकलीफ हो और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े तो हमसे कहना। ख्वाहिश उन्हें कोई सवाल नहीं करते और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकालना ही है बेहतर समझती है क्योंकि बार बार रुद्राक्ष के फ़ोन आ रहे थे और एक मैसेज भी आया था जिसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, यहाँ पर आओ वरना शॉप पर आ रहा हूँ। इसलिए ख्वाहिश जल्दी से अपने पापा से मिलकर वहाँ से चली जाती है। वह रास्ते में जी भर के रुद्राक्ष को कोस रही थी।
रुद्राक्ष ख्वाहिश के इंतजार में कार के अंदर बैठा हुआ था और श्री और रॉकी दोनों कार के बाहर खड़े हुए थे। रॉकी श्री से बोला, मिस गुप्ता यानी कि वह लड़की हमारी मैडम और बॉस वो दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ हो। लगता ही नहीं है कि बॉस उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। तुम्हें पता है मुझे ना उन दोनों को लड़ते देख बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई क्यूट कपल लड़ रहे हो। श्री उसे देखकर बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने उन दोनों की बड़ी वाली लड़ाई देखी नहीं है। अगर देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा शेर और बिल्ली की लड़ाई हो रही है और यहाँ पर हमेशा बॉस ही जीत जाते हैं और मैडम बेचारी भीगी बिल्ली की तरह रोती रह जाती है। बट वह बहुत प्यारी है, मुझे रियली उनके ऊपर बहुत दया आती है। जब उन्हें देखता हूँ ना तो उनका एटीट्यूड, उनकी ब्यूटी, उनकी इंटेलिजेंस सब देखकर ये लगता है कि जैसे वह बॉस के लिए ही बनी है। हाँ, वो लोग मिले थोड़ी डिफरेंट वे में है, अभी कुछ सही नहीं है, बट मुझे लगता है कि आगे जाकर वो दोनों मेड फॉर ईच अदर वाले कपल हो जाएंगे। रॉकी श्री के गले में हाथ डालकर बोला, अब पता नहीं यार, बॉस को तो उनकी लेडी बॉस मिल गई बट मुझे रॉकी को उसकी रानी कब मिलेगी यह पता नहीं। श्री उसके हाथ को झटक कर बोला, ठीक से खड़ा रह, मैडम आ रही है। रॉकी सामने देखता है तो ख्वाहिश चली आ रही थी। हाँ, वो मिडिल क्लास लड़की थी पर वह देखने में बहुत रिच और क्लास सी लगती थी। कोई उसे कह नहीं सकता था कि वो एक मिडिल क्लास गर्ल है ना। रॉकी ख्वाहिश को एक टक देख रहा था। श्री उसे एक थप्पड़ लगा देता है जिससे उसका मुंह दूसरी तरफ हो जाता है और उसे घूरते हुए बोला, तू कभी अपनी हरकतों की वजह से बॉस के हाथों मारा जाएगा क्योंकि बॉस भी मैडम को ही देख रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तू भी मैडम को वैसे ही देख रहा है तो तू आज ही मारा जाएगा। रॉकी अपने मुंह पर हाथ रखकर बोला, अरे यार, मैडम है हमारी, इसका मतलब माँ के समान है वो, मैं थोड़ी उन्हें वैसी नज़रों से देखूंगा। बस मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि भगवान ने कितनी खूबसूरती से कितनी फुर्सत से बनाया है मैडम को। श्री उसकी बात सुनकर बस अपना सर हाँ में हिला देता है और श्री ख्वाहिश के लिए कार का डोर ओपन कर देता है। ख्वाहिश काफ़ी डरी हुई थी, वह कार के अंदर जा ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष जो उसकी हरकतें देख रहा था उसे गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और ख्वाहिश की कमर पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। CH10 रुद्राक्ष की जानलेवा किस्से। ख्वाहिश की हालत खराब। रुद्राक्ष के घर में ख्वाहिश। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश को अपनी गोद में बिठा लिया था और यह सब इतना जल्दी हुआ था कि ख्वाहिश को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वह अभी भी हैरानी से खुद को देख रही थी जो रुद्राक्ष की गोद में बैठी हुई थी। रुद्राक्ष एकटक ख्वाहिश हैरानी भरे चेहरे को देख रहा था। वह उसके होठों को सहलाकर बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट, मेरी स्पीड इतनी ही ज़्यादा है, तुम्हें तो पता है ना मुझे हर काम स्पीड से करना ही पसंद करता हूँ। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश कंफ्यूजन में उसे देखती रहती है। रुद्राक्ष उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ गया था कि ख्वाहिश कुछ समझी नहीं है। वह आगे कुछ नहीं कहता और उसे घूरने लगता है। ख्वाहिश उसके ऐसे घुने से थोड़ी डर गई थी। वह अपनी नज़रें नीचे करके उसकी गोद से उठने की कोशिश करती है पर रुद्राक्ष उसकी कमर को कसकर पकड़कर ठीक से बैठा देता है। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने की, और जब कॉल कर रहा था तो उठा नहीं रही थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इतना एटीट्यूड मुझे मत दो, तुम बाद में टॉलरेट नहीं कर पाओगी। ख्वाहिश हिम्मत करके धीरे से बोली, हम आ ही रहे थे, बस बाबा से बात कर रहे थे, थोड़ी बात हो जाने के बाद निकलने ही वाले थे, पर आप में सब्र नाम की चीज़ नहीं है जो बार बार कॉल कर रहे थे। रुद्राक्ष उसके कमर को कस के पकड़कर दबाते हुए बोला, हाँ नहीं है मुझ में सब्र और ना ही मुझे रखना है, समझी? जितना कहा जाए उतना जवाब दिया करो, ज़्यादा मत बोलना क्योंकि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बुलशिट टॉलरेट करेगा। उसके इतने जोर से पकड़ने से ख्वाहिश की आंखें नम हो गई थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी। रुद्राक्ष उसे चुप देखकर बोला, बोलो अब, तुम्हें जवाब देने का मन नहीं कर रहा है। ख्वाहिश मासूमियत से अपना सरनामे हिला देती है। उसकी इस हरकत पर रुद्राक्ष के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वह ख्वाहिश को अपने गोद से उतारकर बाजू की सीट पर जोर से धक्का दे देता है जिससे ख्वाहिश की कोहनी पर चोट आ गए थे पर वह कुछ रिएक्ट नहीं करती और दर्द सहती रहती है। रुद्राक्ष श्री से बोला, कम इन। श्री और रॉकी दोनों अंदर आ जाते हैं और रुद्राक्ष की कार को वहां से आगे बढ़ा देते हैं। कुछ देर बाद वह लोग एक बड़ी से बिल्डिंग के सामने आकर रुकते हैं। ख्वाहिश कंफ्यूजन भरी नजरों से उसे बिल्डिंग को देख रही थी। रुद्राक्ष जो आगे बढ़ चुका था वह देखता है कि ख्वाहिश उसके साथ नहीं है तो वह पीछे मुड़कर ख्वाहिश को देखता है जो उस ऊंची बिल्डिंग को देख रही थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह अपनी कड़क आवाज में ख्वाहिश से बोला, मुझे पता है तुमने अपनी जिंदगी में इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी नहीं देखी है और यहाँ खड़े रहने से तुम दिल्ली नहीं पहुंच जाओगे, चलो जल्दी। इतना कहकर वह बिना ख्वाहिश को देखे आगे बढ़ जाता है और ख्वाहिश उसकी कड़क आवाज़ सुनकर जल्दी से उसे फॉलो करने लगती है। ख्वाहिश के पीछे श्री, रॉकी और रुद्राक्ष के सारे गार्ड्स थे। ख्वाहिश को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। वहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज थे जो अपना काम कर रहे थे पर कोई भी अपनी नज़र उठाकर ख्वाहिश या रुद्राक्ष को देखने की जरूरत नहीं कर रहा था। ख्वाहिश को ये काफ़ी अजीब लगा था पर वह बिना कुछ बोले रुद्राक्ष की देखती है जो लिफ्ट में चढ़ चुका था। ख्वाहिश लिफ्ट को देख रही थी पर उसमें बैठ नहीं रही थी। रुद्राक्ष जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली थी रुद्राक्ष अपना पैर बीच में अड़ा देता है जिससे लिफ्ट का डोर वापस से खुल जाता है। वह गुस्से से ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, क्या आप कभी लिफ्ट भी नहीं देखी?
इतना कहकर वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर अंदर खींच लेता है। उसके ऐसे खींचने से ख्वाहिश को अपने हाथ में दर्द हो रहा था। ख्वाहिश कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, हम तो दिल्ली जा रहे हैं ना। रुद्राक्ष बस एक आईब्रो ऊपर करके उसकी तरफ देखता है तो ख्वाहिश जल्दी से बोली, हमारा मतलब है हम तो दिल्ली जा रहे हैं तो फिर हम ये बिल्डिंग क्यों चढ़ रहे हैं, हमें तो एयरपोर्ट जाना चाहिए ना। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष उसका मजाक उड़ाते वाले टोन में बोला, लेक ऑफ एजुकेशन स्वीट हार्ट, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए थी, देखो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ना, इसलिए ऐसी स्टुपिड बातें कर रही हो। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश को बहुत बुरा लगता है पर वह कुछ कहती नहीं है। कुछ ही देर में वह लोग टेरेस पर पहुंच चुके थे। ख्वाहिश जब वहां का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि वहां पर सामने बड़े बड़े से चॉपर रखे हुए थे और आसपास कई गार्ड्स बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर खड़े हुए थे। ये देखकर ख्वाहिश को लग रहा जैसे वह किसी गैंगस्टर की मूवी में हो। वो जो चॉपर को देखकर अपने मन में मुंह बिगाड़ कर बोली, इसमें क्या लेक ऑफ एजुकेशन बोल देते हैं कि हेलीकॉप्टर में जाना है जो छत पर रखे हुए हैं, बड़ा आया पढ़े लिखे नहीं हो, खुद पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है, वह नहीं दिखता उसे लोगों को एजुकेशन की बातें बता रहा है। ख्वाहिश का ध्यान नहीं था पर रुद्राक्ष उसे ही देख रहा था। वह उसके पास जाकर उसके होठों के बेहद करीब जाकर बोला, लेक ऑफ एजुकेशन पढ़ी लिखी नहीं हो तुम, दैट्स ट्रू स्वीट हार्ट, सिर्फ 12th तक पढ़े हुए लोगों को पढ़े लिखे नहीं कहते। इतना कहकर वह ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे हेलीकॉप्टर में बैठा देता है। ख्वाहिश अपना सर झुका है उसके साथ चल रही थी, तभी अचानक से उसे याद आता है तो वह रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर रोकते हुए बोली, अरे हमारा सामान कहाँ है, हमारा सामान तो मिल ही नहीं रहा। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारा सामान तुम्हें घर पर मिल जाएगा दिल्ली में, ओके सो शट योर माउथ, अदरवाइज मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे इस छोटे से मुंह को कैसे बंद करना है। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और वह दोनों चोपर में चढ़ जाते हैं। अंदर सारी लग्जरी चीज थे, बहुत अच्छा इंटीरियर सिटिंग। ख्वाहिश को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्राक्ष बिना कुछ बोले ख्वाहिश के चेहरे को देख रहा था। उसे ख्वाहिश इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वह ख्वाहिश को वही वॉल से सटा कर उसके होठों पर बुरी तरह से किस करने लगता है। ख्वाहिश इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह हैरानी और डरी हुई नजरों से रुद्राक्ष को देख रही थी। वह उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश कर रही थी पर रुद्राक्ष के सामने कोई फायदा नहीं था। रुद्राक्ष बुरी तरह से उसके होठों को चबा रहा था। कुछ मिनट बाद वह उससे अलग होता है और ख्वाहिश की तरफ देखता है जो गहरी सांस ले रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे को देख रहा था। ख्वाहिश के होठ बुरी तरह से लाल हो गए थे। गहरी सांस लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। रुद्राक्ष खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह ख्वाहिश को बिना देखे बोला, यहाँ बैठ जाओ, चोपर टेक ऑफ करने वाला है, फिर मुझसे मत कहना कि गिर गई। इतना कहकर वह दूसरी जगह पर अपना वक्त करने लगता है। ख्वाहिश वहीं पास वाली सोफे पर बैठ गई थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी और उसके होठ बेहद दर्द कर रहे थे। वह हल्के हाथों से अपने होठों को छूती है तो उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऐसे ही कुछ देर लेटी रहती है। चोपर टेक ऑफ कर रहा था और उसे बहुत डर लग रहा था। उसने अपनी पकड़ अपने सोफे पर मजबूती से बनाई हुई थी पर उसे फिर भी डर लग रहा था। वह रुद्राक्ष से आवाज लगाकर बोली, रुद्राक्ष रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो अपना काम कर रहा था वो एहसास के मुंह से अपना नाम सुनकर उसकी धड़कन है बेहद तेज हो चुकी थी। वह बिना कुछ सोचे वहां से खड़ा होकर ख्वाहिश के पास चला जाता है। ख्वाहिश को देखकर वह समझ चुका था कि उसे डर लग रहा था पर फिर भी वह उसके मुंह से सुनना चाह रहा था। वो बोला, बोलो क्या हुआ। ख्वाहिश अपनी नज़र झुकाए बोली, हमें बहुत डर लग रहा है, हम पहले ऐसे किसी जगह पर बैठे हैं, प्लीज़ आप हमारे साथ बैठे हैं ना। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष को वो बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी पर रुद्राक्ष का ईगो उसे यह बात मानने नहीं दे रहा था। वह अपनी जेब में हाथ डालकर बोला, ऐसे नहीं, थोड़ा प्लीजिंग टोन में बोलो, ये झूठी मासूमियत किसी और को दिखाना। ख्वाहिश एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखकर प्लीजिंग टोन में बोली, प्लीज़ रुद्राक्ष हमारे पास बैठे, हमें बहुत डर लग रहा है। ख्वाहिश का बार बार उसका नाम लेना उसे कुछ अजीब सी फीलिंग दे रहा था। वह उसके पास बैठ जाता है और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद जब चोपर हवा में उड़ रहा था तब उसे बिल्कुल नॉर्मल फील आ रहे थे। वह रुद्राक्ष के हाथ को छोड़कर विंडो से बाहर देख रही थी। यह नज़ारा उसे बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह एक मुस्कुराहट के साथ बाहर देख रहे थे और रुद्राक्ष अपने उस हाथ को घूर रहा था जिसको ख्वाहिश ने छोड़ दिया था। वह ख्वाहिश की तरफ देखता है जो बाहर का नज़ारा देखने में बिजी थी। वो उसके दोनों हाथ को पकड़कर अपने हाथ को जबरदस्ती पकड़ाते हुए बोला, पकड़ो मेरे हाथ को, छोड़ना मत वरना चोपर से नीचे फेंक दूंगा। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश डर जाती है और रुद्राक्ष के हाथ को कस के पकड़ लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि रुद्राक्ष उसे सच में नीचे फेंक देगा। उसकी इस हरकत पर रुद्राक्ष के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह अपने मन में बोल, स्टूपिड गर्ल, में कोई सच में नीचे थोड़ी फेंकने वाला था, पर अच्छी बात है तुम ऐसे ही मुझसे डरती रहो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। दिल्ली, रौद्र मैंशन 4 मंजिल का ये घर जो पूरी तरह से सफ़ेद रंग में लिपटा हुआ था, प्योर वाइट कलर, उसमें एक भी दाग नहीं और ना ही कोई दूसरा रंग। ये घर किस जन्नत से काम नहीं लग रहा था। उसके आसपास हरी भरी पत्तियों से भरे हुए बड़े बड़े ट्रीज जो उस घर को और खूबसूरत बना रहे थे। एक बड़ा सा लकड़ी का और लोहे का गेट जो उस मैंशन को रॉयल लुक दे रहे थे।
उस मैंशन की टेरेस पर एक चोपर आकर रुकता है। रुद्राक्ष जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसे पता था कि उसके घर पर चोपर लैंड हो चुका है। वह अपने बाजू में अपने कंधे पर सर रखे सोई हुई ख्वाहिश की तरफ देखा है, जो बहुत मासूम लग रही थी। सोते वक्त वह उसके बेहद करीब जाकर उसके होठों पर अपने गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, वेक अप स्वीटहार्ट, घर आ चुका है। ख्वाहिश उसके गर्म सांसें अपने होठों पर फिल करके जल्दी से उठ जाती है और अपनी आंखें खोलकर उसके सामने देखती है तो रुद्राक्ष का हैंडसम चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। ख्वाहिश जल्दी से पीछे होने लगती है तो रुद्राक्ष पीछे से उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने बेहद करीब लाकर उसके होठों पर किस करने लगता है। ख्वाहिश को बार बार उसका अपने करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था। वो लाचारी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 20 मिनट बाद रुद्राक्ष उसके होठों को स्मूच करते हुए उसे दूर हो जाता है और ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर बाहर आ जाता है। रुद्राक्ष का फोन बार बार रिंग कर रहा था पर वह उठा नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह कौन है। वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर अपने रूम में ले आता है। ख्वाहिश जैसे ही उस रूम को देखती है तो देखती ही रह जाती है। वह पूरा रूम वाइट एंड डार्क ब्राउन कलर से डेकोरेट किया गया था। वह अट्रैक्टिव लग रहा। ख्वाहिश को अपने रूम को देखकर रुद्राक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, इस रूम को अच्छे से देख लो स्वीटहार्ट, क्योंकि तुम्हारी आने वाली जिंदगी यही गुजरेगी, क्योंकि तुम हमेशा यहीं रहोगी मेरे साथ। और स्पेशली इस बेड को अच्छे से निहार लो, क्योंकि तुम्हें यही रहना है मेरे साथ। इस पर बेड पर फिक्र मत करो, 24 घंटे नहीं, क्योंकि मैं इतना फ्री नहीं रहता। बस रात को तुम्हें मेरा स्ट्रेस दूर करने के लिए वो सब करना पड़ेगा जो तुमने उस रात को किया था। इतना कहकर वो उसके होठों पर हल्के से किस करके रूम से बाहर चला जाता है और रूम को बाहर से लॉक कर देता है। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश अंदर तक कांप गई थी। वो अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। बाहर निकालकर रुद्राक्ष उस नंबर पर कॉल बैक कर देता है तो सामने से एक कड़क आवाज आती है। वो बोले, यह क्या हरकत है रुद्राक्ष, तुम लखनऊ चले गए, बताया भी नहीं, और वहां जाकर क्या तमाशा किया है तुमने। रुद्राक्ष बोरियत से बोला, कम ऑन डेट, कोई तमाशा नहीं किया है। वो लैंड हमें चाहिए थी तो मैं बस वह ले ली। आपको पता है ना उसकी कीमत क्या है। फिक्र मत करिए, मैं उन लोगों को उसके अच्छे खासे पैसे देकर आया हूँ, कोई मुफ्त में लेकर नहीं आ गया हूँ। उसके डेट बोले, और दूसरी बात, और दूसरा क्या किया है तुमने वहां पर। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, ऑफिस में बात करते हैं। इतना कहकर वो कॉल काट देता है और बिना किसी भाव के वहां से बाहर आकर रॉकी से बोला, मेरी स्वीटहार्ट अंदर है, ध्यान रहे वह वही रहे, बाहर नहीं आने चाहिए और कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। किंग को मेरे रूम के बाहर पहरा देने के लिए बिठा दो। रॉकी रिस्पेक्टफुली बोला, यस बॉस। रुद्राक्ष आगे बिना कुछ कहे कार में बैठ जाता है और शेखावत इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। शेखावत इंडस्ट्रीज, 2 दिन से रुद्राक्ष ऑफिस नहीं आ रहा था, इसलिए ऑफिस पर थोड़ी शांति थी, क्योंकि रुद्राक्ष जब भी ऑफिस जाता था किसी न किसी की क्लास लग जाती थी, इसलिए सबको उससे बहुत डर लग रहा था। जब उन लोगों को पता चलता है कि रुद्राक्ष आने वाला है, वो लोग जल्दी से अपना अपना काम करने लगते हैं और कोई जरा सी भी आवाज नहीं कर रहा था। रुद्राक्ष एक नज़र अपने सब एम्प्लॉइज पर डालकर अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वह लिफ्ट से अपने केबिन में चला गया था। वह जब अपने केबिन का डोर ओपन करके अंदर जाता है तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें सख्त हो जाती है। आज का चैप्टर कैसा लगा ये जरूर बताना।